हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बिजनेस डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस जो जेड 2016 में पूछे गए थे उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें और बाद में आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। Indian Institute of Research is a government established body to promote research. In addition to helping in policy making, it also provides free online access to all the articles to the public. It has a mission of publishing high quality research articles. तो मिशन बहुत क्लियर है, हाई क्वालिटी रिसर्च आर्टिकल्स हमें पब्लिश करने हैं। पॉलिसी मेकिंग में भी मदद करती है। इसके अलावा जो इनके आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं पब्लिक के लिए, ऑनलाइन वो एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बॉडी है। Till 2010, the publication of articles was very slow because there was no incentive for researchers to publish. तो बहुत क्लियरली बताया गया कि कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है रिसर्चर्स के लिए। तो जो पब्लिकेशन हो रहा था आर्टिकल्स का वो बहुत कम था। रिसर्चर्स स्टक टू द मैंडेटरी 1 आर्टिकल a year. आपको एक आर्टिकल मिनिमम 1 साल के अंदर पब्लिश करना है तो आप वो कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा रहे। मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स एंगेज इन ऑफरिंग कंसल्टेंसी एंड अर्नड एक्स्ट्रा इनकम। तो कंसल्टेंसी दे रहे थे, एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहे थे। सिंस इट्स इंसेप्शन द इंस्टीट्यूट वाज कंसिडर्ड द बेस्ट प्लेस फॉर कटिंग एज रिसर्च। तो जिस क्वालिटी के बारे में शुरुआत में हमने बात की है वो यहाँ पर उसको वापस रीइंफोर्स किया गया है। द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट वाज नॉट हैप्पी विद द वर्क डन बाय रिसर्चर्स इन साइलो and came out with a new research policy in 2013 to increase research output and improve collaboration among researchers. तो उन्होंने टारगेट क्या लिया? तो एक तो रिसर्च आउटपुट बढ़ाना है और एक जो रिसर्चर्स हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन को इंक्रीज करना है। इट वाज डिसाइडेड दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वुड बी ऑफर्ड टू रिसर्चर्स विद न्यू पब्लिकेशंस। अब पब्लिकेशन के साथ बेनिफिट जोड़ दिए गए हैं। एज द रिजल्ट द नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स इंक्रीज्ड 4-fold इन 2014। 13 में पॉलिसी आई है और 14 में जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो 4 गुना हो गए। एट द 2015 एनुअल ऑडिट an objection was raised against increased expenses towards remuneration for researchers, क्योंकि अब आप एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं तो डेफिनेटली खर्चा तो बढ़ेगा ही आपका। फर्दर द गवर्नमेंट opined that the publication was itself a reward and hence researchers need be paid nothing extra। आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो आप आर्टिकल तैयार कर रहे हैं, जो पब्लिश कर रहे हैं, वही आपका एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। उसको मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट या फाइनेंशियल बेनिफिट से जोड़ना समझदारी नहीं होगी। द डायरेक्टर ट्राई टू डिफेंड हिज पॉलिसी बट द रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वॉज नॉट एनकरेजिंग। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसके सपोर्ट में नहीं है। एक नोट यहाँ गिवन है, ऑडिटर्स रोल इज टू वेरीफाई अकाउंट्स। तो जैसी रिक्वायरमेंट आएगी वैसे इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। तो ऑडिटर का रोल क्या है? अकाउंट्स को वेरीफाई कर। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर ऑब्जर्व्ड बाय एन एनालिटिक्स टीम हायर्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्टडी द एक्सटेंट सिचुएशन। जो हो रहा है उसकी स्टडी करने के लिए एक एनालिटिक्स की टीम को हायर किया गवर्नमेंट ने। कुछ फाइंडिंग्स हैं। नंबर 1, देयर वाज अ 4-fold इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसर्चर्स लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इन 2014। 2014 में जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें 4 times इंक्रीज हो गया है। अ रिसर्चर डाइड वाइल ऑन ड्यूटी। नाउ ये डेथ किसी भी रीजन से हो सकती है, मे बी किसी तरह की इलनेस के कारण हो सकती है, मे बी किसी तरह के स्ट्रेस के कारण हो सकती है। इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ नहीं दी गई है। द क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड डिक्लाइंड सब्सटेंशियल। आर्टिकल्स जो पब्लिश हो रहे हैं वो तो काफी तेज बढ़ गए हैं, लेकिन जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो गई। और ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है कि आपको हाई क्वालिटी रिसर्च आर्टिकल्स का पब्लिकेशन करना है। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल एक्सेसिंग एन आर्टिकल डिक्रीज्ड बाय 2%। तो नंबर ऑफ पीपल जो एक्सेस कर रहे हैं आर्टिकल को डिक्रीज हो गए हैं। उसके पीछे क्या वजह है हमें नहीं मालूम है। क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड जस्टिफाई द गवर्नमेंट्स इंटेंशन टू डिसकंटिन्यू द स्कीम। गवर्नमेंट का ओपिनियन क्या था कि आपकी जो आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स आप पब्लिश कर रहे हैं वही आपके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना जरूरी नहीं है। आपका जो मिशन है कि आपको हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर्स जो है उनको पब्लिश करना है, उस पर आपको फोकस करना होगा, रिसर्च पर फोकस करना होगा। अब जो चीजें हमारे अगेंस्ट जा रही है उन्हें हम कंसीडर करेंगे। नंबर 1, ये कह रहे हैं कि भाई 4 गुना लोग बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं है कि आप 4 गुना बढ़ गए हैं, 3 गुना हो गए हैं। हो सकता है जेन्युइन रीजन से लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के तलाश में जा रहे हों, हो सकता है वर्क प्रेशर हो, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। गवर्नमेंट का सिर्फ एक इंटेंशन है कि क्वालिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए एंड कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट हमारे काम का नहीं होगा।
अ रिसर्चर डाइड वाइल ऑन ड्यूटी, बिकॉज उसके रीजंस नहीं पता है तो हम उसको किसी चीज से रिलेट नहीं कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट अगर डिसकंटिन्यू करना चाहती है, किसी एक रिसर्चर की ऑन ड्यूटी डेथ हो गई है, तो उससे उसको कैसे हेल्प मिलेगी, तो ये भी रिजेक्ट हो गया है। द क्वालिटी ऑफ आर्टिकल पब्लिश डिक्लाइन सब्सटेंशियली, यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जिस पर्पज से इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था, अगर वो पर्पज ही डिफीट हो जाए तो फिर ये स्कीम बंद करना समझदारी होगी। क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि आपके आर्टिकल जो पब्लिश हो रहे हैं वो तो बहुत बढ़ गए, पर क्वालिटी रिड्यूस हो गई है। यस, गवर्नमेंट इसके बेसिस पे डिसकंटिन्यू कर सकती है स्कीम को। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल एक्सेसिंग एन आर्टिकल, लोग कम उसको देख रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, वो अगेन कंसर्न उनकी नहीं होगी। तो डेफिनेटली हम कहेंगे ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये सफिशिएंट होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो स्कीम को डिसकंटिन्यू कर सके। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर स्टिल वांटेड टू परसुएड द गवर्नमेंट टू रिव्यू इट्स स्टैंड, ही हैड फ्रेम्ड द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने से पहले क्वेश्चन पे नजर डाल लें। कंसिडरिंग द गवर्नमेंट टू बी रीजनेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अनलाइकली टू कन्विंस द गवर्नमेंट। तो एक तरह से हम कहेंगे कि जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज गिवन अनलाइकली टू कन्विंस गवर्नमेंट। दैट मीन्स गवर्नमेंट कहेगी कि इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा ये टारगेट है, हमें उस पर फोकस करना होगा। फर्स्ट, मोस्ट फेमस रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड आर ऑल्सो द हाइएस्ट पेड। ना वो यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट को एसोसिएट कर रहे हैं किसके साथ, पब्लिकेशन के साथ में। तो उन्होंने कहा कि जितने भी अच्छे रिसर्चर्स हैं इन द वर्ल्ड उनको बहुत अच्छा पे किया जाता है। पर यहां पर एक बात समझनी होगी, वो अच्छे रिसर्चर्स हैं इसलिए उन्हें पे किया जाता है, या उन्हें पे किया जाता है इसलिए वो अच्छे रिसर्चर्स हैं। यहां पर इस बारे में जानकारी नहीं। गवर्नमेंट यही कहेगी कि उनको अच्छा पे इसलिए किया जाता है क्योंकि वो फेमस है, इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उनको पे किया जाता है इसलिए वो फेमस हुए हैं। ये बात सही नहीं। तो गवर्नमेंट के पास इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा इसको काउंटर करने के लिए। ये गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स यस, ये हमारे आंसर में काम आएगा। क्रॉस करने का मतलब है गवर्नमेंट इस आर्गुमेंट से कन्विंस नहीं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च गिव्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू इट्स साइंटिस्ट। दूसरे कंट्री का रिसर्च, अगर आप अपने साइंटिस्ट को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, हम भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि उसको बेनिफिट देने से कुछ फायदा है। अगर क्वालिटी डिटेरियोरेट होने लग जाए तो फिर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, उसका कोई समझदारी नहीं है। और दूसरे के साथ क्या हो रहा है उसको हम रिलेट नहीं करेंगे। हमारा टारगेट है हमारी रिसर्च की क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए, तो ये भी फेवर में नहीं जाएगा। दैट मींस गवर्नमेंट इससे भी कन्विंस नहीं होगी। दिस ईयर्स हाईएस्ट पेड रिसर्चर हैड वॉन द नोबेल प्राइज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर नोबेल प्राइज जीता है, इसलिए इस बार उनको हाईएस्ट पे किया गया है, उनको अच्छा पे किया गया था, इसके कारण उन्होंने मेहनत करके नोबेल जीता हो, ये नहीं। तो जो डायरेक्टर है वो क्या कन्विंस करना चाह रहे हैं कि अगर हम ज्यादा पब्लिकेशन करना चाहते हैं तो हमें ज्यादा बेनिफिट देने होंगे, उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड उसको बनाना होगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि नहीं, रिसर्च पब्लिश हो गया, यही अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है। और इसलिए उनको नहीं पे किया जा रहा है क्योंकि वो पे केयर करा है इसलिए वो फेमस हो गए या उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है, वो फेमस है इसलिए उन्हें पे किया गया है। तो गवर्नमेंट इन तीनों में से किसी भी आर्ग्यूमेंट से कन्विंस नहीं होगी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिफ्थ ऑप्शन 1, 2 एंड 3। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर वांटेड टू प्रमोट गुड डिसीजन मेकिंग एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ना फोकस क्या है, डिसीजन मेकिंग को हम प्रमोट करना चाहते हैं। अ फ्यू ट्रस्टेड कलीग्स ऑफर्ड द फॉलोइंग सजेशंस। सजेशन पढ़ने से पहले क्वेश्चन पे नजर डाल लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस शुड द डायरेक्टर एग्री द मोस्ट विथ। तो सजेशन दिया है कलीग्स और डायरेक्टर को उससे एग्री करना है, और वो क्या प्रमोट करना चाहते हैं, गुड डिसीजन मेकिंग। नंबर 1, ऑडिटर्स नीड नॉट बी अलाउड टू ऑब्जेक्ट टू एक्स्ट्रा बेनिफिट्स स्कीम। ना ऑडिटर्स का काम क्या है, उनका काम है अकाउंट्स को वेरीफाई कर। तो ऑडिटर्स नीड नॉट बी अलाउड टू ऑब्जेक्ट टू एक्स्ट्रा बेनिफिट स्कीम। यस, आपका काम पॉलिसी मेकिंग करना या सलाह देना नहीं है, आपका काम है जो अकाउंट्स आपके सामने हैं उनके बारे में डिस्कशन करना। तो यस, जो डायरेक्टर हैं वो इस सजेशन से अग्री होंगे कि जो ऑडिटर्स है उनको इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। नंबर 2, ऑडिटर्स नीड नॉट पिन पॉइंट सडन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। नहीं, ये तो उनका काम है, अगर वो पिन पॉइंट नहीं करेंगे तो फिर वो कर क्या रहे, उनका काम खाली डॉक्यूमेंट चेक करना नहीं है। अगर सडन इंक्रीज हुआ एक्सपेंसेस में तो वो उसे पिन पॉइंट करेंगे। तो डायरेक्टर इस चीज से एग्री नहीं होंगे क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो उनका काम है। नंबर 3, ऑडिटर्स नीड नॉट बी कंसल्टेड बिफोर टेकिंग एनी पॉलिसी लेवल डिसीजन। बिल्कुल सही बात है, ऑडिटर्स का काम है अकाउंट्स को वेरीफाई करना, किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी हो उसको हाईलाइट करना,
उनसे सलाह करना पॉलिसी लेवल पे ये जरूरी नहीं है। तो ऑथर पॉइंट 1 और पॉइंट 3 से एग्री करेंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। देयर आर 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। कमल चिन्नप्पा, विमल राव, Ganesh Krishnan and Dinesh Kumar own a saloon each on the Barbell Street. They are the only hairdressers on that street. Each of them offered 3 services, that is haircut, shaving and hair dye. One evening, all 4 of them met in a nearby tea stall and agreed to charge ₹100 for any of the 3 services. इन 3 सर्विसेज की बात हम कर रहे हैं, हेयर कट, शेव एंड हेयर डाई। अगर ये 3 सर्विसेज में कोई भी सर्विस हम ऑफर करेंगे, हम ₹100 चार्ज करेंगे ऑन वीकडेज। दे ऑल्सो अग्रीड टू इंक्रीज दिस रेट टू ₹115 ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। ऑल वर्बली डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बड़ा सिंपल हुआ है कि हम ये 3 सर्विसेज दे रहे हैं, इसके हम वीकडेज में इतना चार्ज करेंगे, वीकेंड्स और हॉलीडेज पर हम इतना चार्ज करेंगे। क्योंकि केवल 4 लोग ही हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन चारों ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डे कमल बीइंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट हेयर ड्रेसर ऑन द स्ट्रीट वाज कंटेम्पलेटिंग चार्जिंग हायर देन एग्रीड अपॉन प्राइस। सबसे कॉम्पिटेंट है, मैं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहता हूं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करना चाहता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एनेबल हिम टू चार्ज मोर विद मिनिमल वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट का मिनिमल वायलेशन करना। वायलेशन कब होगा? जब हमने जो प्राइस तय की है चारों ने मिलके, हम उसमें कुछ गड़बड़ कर दें। इस आप 100 की जगह 120 चार्ज कर दें, 115 की जगह 150 चार्ज कर दें, बिकॉज ये चारों ने एग्री किया है। फर्स्ट ऑप्शन, ही शुड इंट्रोड्यूस अ न्यू एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस एट ₹130। यस, ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट अभी एग्जिस्टिंग 3 सर्विसेज के लिए हुआ है। अगर हम कोई नई सर्विस लॉन्च कर देते हैं और उसके लिए कुछ हम एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। यस, ये हमारे एग्रीमेंट को वायलेट नहीं करेगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लें। He should open another shop on the same street and charge ₹150। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने 2 शॉप खोली है या 3 शॉप खोली है। आप जितनी भी शॉप खोलेंगे वहां पर आपको यही प्राइस जो आपने डिसाइड की है चारों ने मिलकर, वो चार्ज करनी होगी। ये वायलेशन हो जाएगा अगर उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया तो। ये आंसर नहीं होगा। He should charge for ₹130 for those wanting to jump the queue। इशू ये नहीं है कि क्यू में जो जल्दी आएगा उससे आप क्या चार्ज करेंगे या बाद में क्या आएगा। इशू ये है इन सर्विसेज के लिए आप इससे ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकते हैं या इससे कम भी नहीं करेंगे। तो अगर आपने प्राइस बढ़ा दी फिर किसी और रीजन से, तो वो एक तरह से एग्रीमेंट का वायलेशन हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ही शुड चार्ज ₹115 फॉर अ सर्विस टू पर्टिकुलर कस्टमर एंड गिव द नेक्स्ट सर्विस फ्री। नाउ एक सर्विस के लिए आपने ₹115 चार्ज किए, पहली बात तो ये अलाउ नहीं है क्योंकि ₹100 तय हुआ। और अगले सर्विस के लिए आप कह रहे हैं कि मैं फ्री में दूंगा, मतलब आप ₹0 चार्ज करेंगे, तो ये भी अगेंस्ट चला गया है। एग्रीमेंट कह रहा है ₹100 चार्ज करने हैं नॉर्मल वे में, 115 और वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। तो इससे अलावा अगर आपने प्राइस में कहीं भी कोई वेरिएशन किया तो वायलेशन माना जाएगा। ये आंसर नहीं होगा। ही शुड ओपन हिज शॉप 2 hours बिफोर अदर्स एंड क्लोज इट 2 hours आफ्टर। इशू ये नहीं है कि कौन कितने बजे शॉप खोल रहा है, कि जल्दी शॉप खोलने वाले को ज्यादा पैसा चार्ज करने का मौका मिलेगा और बाद में शॉप खोलेगा उसको भी मिलेगा। इशू है अगर आप शॉप में कोई कस्टमर आ रहा है उसे कीटर कर रहे हैं, तो ये आपकी प्राइसेस हैं, ये फिक्स है। हाँ, आप 2 घंटे जल्दी खोलेंगे तो उससे एक्स्ट्रा कस्टमर्स आपके पास आ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ इशू क्या है? ही वांट टू चार्ज मोर। तो चार्ज मोर करने के लिए एक ही तरीका हो सकता है कि वो एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस कर दे जो अभी तक एग्जिस्टिंग 3 सर्विसेज के अलावा कोई हो, उसका प्राइस वो डिसाइड कर सकते हैं। बिकॉज देन अगर जरूरत हो और डिस्कशन हो कि भाई आपने ये प्राइस क्यों चार्ज किया, देन ही कैन से कि ये सर्विस उन 3 सर्विसेज के अलावा है, कुछ डिफरेंट सर्विस है ये, इसलिए एक नई प्राइस इसके लिए मैंने फिक्स की है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमल रिलाइज हेविली ऑन अ बंच ऑफ लॉयल कस्टमर्स। ही इज कंसर्न अबाउट रिटेनिंग देम। तो सबसे बड़ी कंसर्न क्या है उनकी कि मैं अपने लॉयल कस्टमर्स को रिटेन रख पाऊं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड ही चूज इफ ही डज नॉट वांट टू वायलेट द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी वायलेट नहीं करना चाहता और अपने लॉयल कस्टमर्स को भी अपने पास रिटेन करना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, ही शुड चार्ज डिफरेंशियल रेट्स फॉर लॉयल कस्टमर। जैसे ही आपने रेट डिफर की, इमीडिएटली आपने एग्रीमेंट को वायलेट कर लिया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। ही शुड चार्ज द लॉयल कस्टमर्स लोअर। कम ज्यादा डिफरेंशियल कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, एग्रीमेंट वायलेट हो जाएगा। ही शुड मेक एवरी 3rd विजिट फ्री फॉर हिज लॉयल कस्टमर्स। जैसे 3rd विजिट फ्री करी तो अगेन प्राइस आपने 0 कर दी, 100 से कम नहीं कर सकते, 100 से ज्यादा नहीं कर सकते, ये भी गड़बड़ हो गया है। ही शुड चार्ज ऑल द अग्रीड अपॉन प्राइस।
अगर जो प्राइस आपने एग्री की है उस पर देंगे तो एग्रीमेंट तो वायलेट नहीं होगा, पर जो इश्यू है कि अपने कस्टमर्स को रिटेन वो नहीं कर पाएगा, लॉयल कस्टमर्स को, वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक बार इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई बेटर ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसे आंसर मार्क करना पड़ेगा। ही शुड अलाउ हिज लॉयल कस्टमर्स टू जंप द क्यू। यस, ये वो कर सकता है क्योंकि उन कस्टमर्स को रिटेन भी करना चाहता है और साथ में वो एग्रीमेंट को भी ब्रेक नहीं करना चाहता है। तो क्या करे, जो अपने लॉयल कस्टमर्स हैं उनको वो क्यू जंप करने का एक दे दे कि भाई ये कस्टमर जो है इनको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट किस टर्म में मिलेगा कि आप क्यू को जंप करके आगे आ सकते हैं। तो कस्टमर भी खुश रहेंगे, एग्रीमेंट भी ब्रेक नहीं होगा। डेफिनेटली फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट, there are two questions based on it. The city of Yashmund is served by licensed taxis operating on officially sanctioned metered rates and driven by licensed drivers who do not own the taxis but pay a monthly rent to the taxi owners. Shailesh Nair, the mayor of Yashmund, perceived that most of these taxis do not offer sufficient comfort and safety to passengers. तो जो मेयर है उनकी कंसर्न क्या है कि ये जो टैक्सीज हैं डू नॉट ऑफर सफिशिएंट कंफर्ट एंड सेफ्टी टू पैसेंजर्स। लेकिन बाकी सारा प्रोसेस कैसा है, लाइसेंस टैक्सीज हैं, सैंक्शनड मीटर रेट्स हैं, उसी पर वो ऑपरेट करती हैं, लाइसेंस ड्राइवर्स हैं, ये ओन नहीं करते हैं टैक्सीज को, पर ये ओनर्स को क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं और बाकी सर्विसेज ये कस्टमर्स को दे रहे हैं। क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। द मेयर वांट्स द ओनर्स एंड ड्राइवर्स टू केयर अबाउट कंफर्ट। सो फोकस क्या है, वो ये चाहते हैं कि जो ओनर्स हैं और ड्राइवर्स हैं वो भी कंफर्ट के बारे में थोड़ा सा केयर करें। तो यहाँ पर दो चीज हो सकती है, या तो वो वॉलंटरीली हो, और अगर वो नहीं हो तो हमें कुछ एक मैकेनिज्म ऐसा एस्टेब्लिश करना होगा जिससे वो ये इंप्लीमेंट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस इफ टेकन इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द कंफर्ट लेवल्स ऑफ पैसेंजर्स। अच्छा, फिर कंफर्ट लेवल में एक और चीज होती है, ये थोड़ा परसेप्शन बेस्ड होता है कि आप कंफर्ट लेवल किसको कहेंगे। इंटीरियर्स है, सिटिंग अरेंजमेंट कंफर्टेबल है, एयर कंडीशनिंग अच्छी है, स्पेस है, जो आपका ड्राइवर है उस पर है, बहुत सारी चीजों पर हो सकता है। कोई एक क्राइटेरिया नहीं होगा कंफर्ट लेवल को डिसाइड करने का। द मेयर इश्यूज अ गाइडलाइन दैट टैक्सीज विल बी रैंडमली इंस्पेक्टेड बाय द पुलिस फॉर द कंफर्ट लेवल। इंस्पेक्शन करने से कंफर्ट लेवल चेक करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा उसके ऊपर कहीं कोई चीज मेंशन नहीं की गई है कि आपने ठीक है इंस्पेक्ट कर लिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट। और उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वो कंफर्ट लेवल है या नहीं है। आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो इससे आपको इन जनरल जो पब्लिक है, जो जो ट्रैवल कर रही है उन टैक्सीज में, उनका ओपिनियन तो नहीं पता कर चल पाएगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को अपना आंसर मार्क नहीं करेंगे। सेकेंड ऑप्शन, द मेयर इंश्योर्स बैंक्स ग्रांट ड्राइवर्स लोन्स टू ओन कार्स, ओनर ड्रिवन कार्स जनरली ऑफर ग्रेटर कंफर्ट। ये हमारा मानना कि ठीक है बैंक क्या करें, ड्राइवर जो है उनको लोन दे दे अपनी खुद की गाड़ी खरीदने का, और अगर खुद की गाड़ी होगी तो वो ज्यादा कंफर्ट देंगे। पर क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होता जो अभी ओनर है वो भी दे सकते थे। हो सकता है कोई वजह हो जिसके कारण वो कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, मे बी इंटेंशनली वो नहीं करना चाहते हो, मे बी उस कंफर्ट के कारण उनकी कॉस्ट बढ़ रही हो, उनके प्रॉफिट कम हो रहे हो, मे बी उन्हें उसकी जरूरत नजर नहीं आ रही हो। तो लोन देके और टैक्सी ओनर को हटा के और ड्राइवर जो है उनको हम टैक्सी ओनर बना दें, इससे अगेन हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हाँ, हम टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी ओन करने का एक फैसिलिटी दे देंगे जिससे कि उनको जो रेंट देना पड़ रहा है वो ना देना पड़े और वो खुद अपने शायद अपनी इनकम को भी बढ़ा सके। द मेयर इंट्रोड्यूसेस लाइसेंसिंग ऑफ एयर कंडीशन टैक्सीज विच कैन चार्ज इंक्रीज रेट्स टू द रिच कस्टमर्स। लाइसेंसिंग कर रहे हैं एयर कंडीशन टैक्सीज की और बोले इससे आप अपने रेट्स बढ़ा सकते हैं। पर हमें कंफर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एयर कंडीशनिंग आप करने से ही कंफर्ट बढ़ जाएगा, और बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। द मेयर इंट्रोड्यूसेस अ फीडबैक सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स पैसेंजर सेटिस्फैक्शन विद कंफर्ट लेवल्स। दिस विल अफेक्ट रिन्यूअल ऑफ एनुअल टैक्सी लाइसेंस। डेफिनेटली ये हमारा आंसर होगा, बिकॉज हमारा फोकस क्या है, हम चाहते हैं इंक्रीज करना कंफर्ट लेवल्स ऑफ पैसेंजर्स, और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका हो पता तो चले कि क्या वो कंफर्टेबल है भी या नहीं है अपनी जर्नी में, उनका फीडबैक कैसा है। तो अगर हमने एक फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जहां पैसेंजर्स अपना सेटिस्फेक्शन जो कंफर्ट लेवल है उसके बारे में फीडबैक देंगे, तो इससे क्या होगा कि अगर वो फीडबैक खराब होगा तो जब रिन्यू करने आएंगे ये एनुअल टैक्सी लाइसेंस को, तब हो सकता है मेयर उसमें डिसीजन ले लें कि भाई आपका जो ओवरऑल फीडबैक आ रहा है वो इससे कम आ रहा है, हम आपको रिन्यू नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो ओनर्स हैं और जो ड्राइवर्स हैं वो भी कंसर्न होंगे कि उनका जो फीडबैक है वो बेटर हो, एंड वो कोशिश करेंगे कि कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा सा बढ़े।
डेफिनेटली ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए इस सेट पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, The mayor wants to involve the car owners in finding a solution to the problem of comfort and safety. कार ओनर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, प्रॉब्लम है कंफर्ट की, प्रॉब्लम है सेफ्टी की, इसका सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, एक कंसर्न भी है that the customers may not be willing to pay more for safety. सेफ्टी के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। व्हाट अबाउट कंफर्ट, हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो, उसके बारे में कोई जानकारी यहां पर नहीं दी गई है, बस सेफ्टी के लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना चाहेंगे, ऐसा मेयर का मानना है। विच ऑफ द ऑप्शंस बिलो इज मोस्ट लाइकली टू कन्विंस द ओनर्स? नंबर 1, द टैक्सी ओनर्स हु क्लियर कंफर्ट इंस्पेक्शन कैन चार्ज हायर रेंटल्स फ्रॉम द ड्राइवर्स। तो अगर आपकी गाड़ी ने कंफर्ट इंस्पेक्शन क्लियर कर लिया तो आप हायर रेंटल चार्ज कर सकते हैं ड्राइवर से। ओनर्स खुश रहेंगे कि ठीक है, अगर कंफर्ट इंस्पेक्शन को पास करने से हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। And drivers with impeccable safety record can charge the same from customers. केवल वही ड्राइवर जिनका impeccable safety record है। अब इश्यू है कि यहां पर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं कंफर्ट के लिए, बट सेफ्टी के लिए कोई आप एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना चाहेंगे, तो यहां पर यह आंसर थोड़ा सा हमारा डाउटफुल हो गया है। सेकेंड, द टैक्सीज दैट क्लियर कंफर्ट इंस्पेक्शन कैन चार्ज 25% अबव द मीटर रेट्स। ठीक है, चार्ज कर सकते हैं, कस्टमर हो सकता है दे भी दें। Studies have shown that the customers are willing to pay around 18% extra for comfort. What about the safety? Safety के बारे में कोई बात नहीं की गई है, यह आंसर नहीं होगा। If a taxi owner has a consistent record of comfort and safety, the government will subsidize a second loan. But what if I don't want a loan? मैं नई गाड़ी खरीदना चाहूंगा, उसके लिए मुझे लोन मिल जाएगा, फ्यूचर बेनिफिट है, बट करंट प्रॉब्लम जो है उसका क्या होगा, ये उसे एड्रेस नहीं कर रहा है, ये आंसर नहीं होगा। टैक्सीज कैन चार्ज 25% मोर इफ दे क्लियर कंफर्ट इंस्पेक्शन। आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं तो ओनर्स इंटरेस्टेड होंगे। हाउएवर ओनर्स ऑफ द टैक्सीज फाउंड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी विल बी जेल्ड। अब एक तरफ से रिवॉर्ड है और एक तरफ से थ्रेट है, और वो दोनों किस पर है? टैक्सी ओनर्स पर है। और क्योंकि हम कार ओनर्स को ही इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, यस, ये हमारा आंसर हो सकता है। जेल एक बड़ा एक्सट्रीम सिचुएशन, हम यहां पर डिसीजन की बात कर रहे हैं, पर सेफ्टी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, हम यहां पर यह बताना चाहते हैं। आपने कंफर्ट दिया, रिवॉर्ड मिलेगा, सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज किया, पनिशमेंट मिलेगा। तो जो टैक्सी ओनर्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे कि नहीं, हमें इन दोनों ही चीजों को फुलफिल करना है। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। टैक्सीज दैट पास कंफर्ट इंस्पेक्शन टेस्ट कैन चार्ज 25% मोर। तो कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुड दे वायलेट एनी ट्रैफिक रूल, दिस प्रिविलेज वुड बी विड्रॉन। ट्रैफिक रूल वायलेट करने पर विड्रॉ हो जाएगा। व्हाट अबाउट द सेफ्टी, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, यह आंसर नहीं होगा। डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि नंबर 1 ये कार ओनर्स को दोनों ही चीजों में इन्वॉल्व कर रहा है, कंफर्ट और सेफ्टी में। कंफर्ट के लिए रिवॉर्ड, सेफ्टी के लिए पनिशमेंट। तो डेफिनेटली जो कस्टमर है वो सेफ्टी के लिए तो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कंफर्ट के लिए वो पे कर सकते हैं। तो यहां पर हमारी दोनों पर्पज सॉल्व हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट एक बार देखते हैं। देयर आर 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। चटर्जी द एमएलए ऑफ त्रिकथापुर owes his election success to his close friend and businessman Ghosh. The victory had appeared unlikely for Chatterjee after the arrival of Bhaumik, a budding politician with hordes of money. However, his clean image along with Ghosh's money ensured Chatterjee's resounding victory. तो जो चटर्जी की रिसाउंडिंग विक्ट्री हुई है उसके पीछे क्या वजह रही है? एक तो चटर्जी की क्लीन इमेज, और दूसरा जो उनके क्लोज फ्रेंड हैं, बिजनेसमैन हैं घोष, उनका पैसा। आफ्टर द इलेक्शंस घोष रिक्वेस्टेड चटर्जी टू सैंक्शन द लैंड एडजॉइनिंग हिज फैक्ट्री फॉर एक्सपेंशन। हाउएवर द रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट लैंड was a green belt reducing harmful pollution from the factory। तो एक ग्रीन बेल्ट है, गवर्नमेंट की लैंड है, वो ये चाहते हैं कि एक्सपेंशन के लिए वो जमीन को दे दी जाए, पर ये जो बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, इसका पर्पस क्या है? ये हार्मफुल पोल्यूशन जो है फ्रॉम द फैक्ट्री उसे रिड्यूस करती है ग्रीन बेल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर चटर्जी इन दीज सर्कमस्टांसेस? इशू है कि अगर दोस्त की मदद नहीं करते हैं तो ये लगेगा कि भाई आपकी जब जरूरत थी तो दोस्त की मदद ले ली, आज दोस्त को जरूरत है तो आप मदद नहीं कर रहे हैं। पर दूसरी जगह दिक्कत क्या है कि अगर वो लैंड उनको देते हैं तो जो ग्रीन बेल्ट है जो हार्मफुल पोल्यूशन को कंट्रोल करती है या रिड्यूस करती है वो खत्म हो जाएगी, तो ओवरऑल सिटी पर इसका इंपैक्ट आ सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, चटर्जी शुड अप्रूव द सेल ओनली
आफ्टर घोष प्लांट्स अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज अराउंड द फैक्ट्री एंड द सिटी। ये हमारा पर्पस सॉल्व कर सकता है, क्योंकि यहां पर लिखा है ये अप्रूव केवल और केवल कब होना चाहिए, ओनली आफ्टर, प्रॉमिस पर भी नहीं, जब बहुत सारे पेड़ हम लगाएं। एक तो अराउंड द फैक्ट्री, ज्यादा पेड़ लग गए तो वो जो लैंड के कारण हम जब फैक्ट्री एक्सपेंशन में उस लैंड को यूज करेंगे और वहां पे पेड़ में भी कटेंगे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम फैक्ट्री के चारों तरफ लार्ज क्वांटिटी में पेड़ लगा दें, तो वो जो कमी है एक तो वो पूरी हो जाए, और दूसरी ना सिर्फ फैक्ट्री में, थोड़ा सा एक स्टेप बियॉन्ड जाके हम सिटी में भी पेड़ लगाएं। जब बहुत सारे हम प्लांट्स लगाएंगे तब हम उस सेल को परमिशन दें, इससे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएगा, दोस्त के लिए भी मदद हो जाएगी और जो अपनी सिटी है उस पर भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लें। चैटर्जी शुड ऑब्लाइज घोष प्रोवाइडेड ही रिक्रूट्स 20 locals as his employees on condition that they plant and maintain a tree each in their locality। 20 ट्री लगाने से हम यहां पर बात कर रहे हैं सिटी के पॉल्यूशन के लिए ग्रीन बेल्ट की इंपॉर्टेंस की, तो 20 ट्री लगाने से ये पर्पस सॉल्व नहीं होगा, हम इसे आंसर मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, एज घोष इज पेइंग मार्केट रेट्स चैटर्जी शुड अप्रूव द सेल विद नो राइट्स। इशू यहाँ ये नहीं है कि वो डिस्काउंटेड रेट मांग रहे हैं, इशू है कि वो जमीन मांग रहे हैं जो ग्रीन बेल्ट है और जिसका होना सिटी के लिए जरूरी है, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, चैटर्जी शुड अप्रूव द सेल and ensure that the green belt is shifted to a different tract of land outside the city purchased from the proceeds of the sale। जो हम सेल करेंगे उससे जो पैसा आएगा उससे शहर के बाहर एक जमीन लेके और वहां पर हम ग्रीन बेल्ट डेवलप करें। लेकिन सिटी का क्या होगा, सिटी का पर्पस तो सॉल्व नहीं होगा। जो हार्मफुल पॉल्यूशन फैक्ट्री से निकल रहा है उसके इंपैक्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे, तो ये पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। चैटर्जी शुड अनकंडीशनली अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ द लैंड टू घोष एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। इशू यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का टोकन नहीं है, इशू ये है कि दोस्त की भी मदद हो, क्योंकि दोस्त ने आपकी मदद की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज करें उन चीजों पर जिसके कारण आपकी इमेज बनी है। आपकी एक बहुत साफ सुथरी इमेज है, करप्शन की इमेज नहीं है कि अपने फायदे के लिए आप चीजें कर रहे हैं। आप अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं, सिटी को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, बिजनेस को भी डेवलप करना चाहते हैं और दोस्त की भी मदद करना चाहते हैं। ये हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये कह रहा है अनकंडीशनली अप्रूव करना। अगर अनकंडीशनली अप्रूव कर दिया तो डेफिनेटली सिटी इससे सफर करेगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पायर्ड बाय भौमिक्स मैनिफेस्टो चैटर्जी इज कंटेम्पलेटिंग अ ग्रीन पॉलिसी which can adversely affect Ghosh business interest. Which of the following actions from Ghosh is likely to convince Chatterjee not to pursue this policy? Now, अब इशू क्या हुआ है कि जो उनके ओपोनेंट थे मिस्टर भौमिक, उनका मैनिफेस्टो से वो बड़े इंप्रेस हुए मिस्टर चैटर्जी, एंड नाउ ही इज कंटेम्पलेटिंग कि ग्रीन पॉलिसी हम भी बनाएं। जो अगर ये बनाएंगे तो उसमें दिक्कत है, जो उनके फ्रेंड है और बिजनेसमैन है घोष, उनके बिजनेस इंटरेस्ट जो है उसको वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा। अब हमारा फोकस किस पर आ गया है, घोष के ऊपर, कि ऐसा वो क्या एक्शन लें जिससे चैटर्जी कन्विंस हो जाए कि आप ये पॉलिसी को परस्यू मत कीजिए। नंबर 1, रिक्वेस्ट चैटर्जी टू डेफर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रीन पॉलिसी बाय 3 years, द टाइम नीडेड टू मेक हिज फैक्ट्री ग्रीन। 3 साल को डिले कर दीजिए, तब तक मेरी फैक्ट्री ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर देन हम यहां पर एक बात भूल रहे हैं, वो जो एमएलए है उनकी इमेज क्लीन है। ऐसा कहने से इस क्लीन इमेज पर इंपैक्ट आ सकता है। लोग ये कह सकते हैं कि आपने इसको जानबूझकर डिले किया है अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए, तो ये वो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्त उसके अगेंस्ट जाएंगे कि नहीं भाई, अगर मुझे ग्रीन पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो मुझे जल्दी इसको करना होगा। रिमाइंड चैटर्जी दैट इट इज फॉर हिज क्लीन इमेज दैट पीपल वोटेड हिम एंड नॉट फॉर भौमिक्स ग्रीन पॉलिसी। यस, ये कन्विंस करने का बड़ा अच्छा तरीका होगा कि ग्रीन पॉलिसी के कारण आपको इलेक्ट नहीं किया गया है, आपकी जो साफ सुथरी इमेज है उसके कारण आपको इलेक्ट किया गया है। तो आप ये ग्रीन पॉलिसी नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली यस, ये एक आंसर हो सकता है, क्योंकि चैटर्जी को ये समझना होगा कि ठीक है, मैं जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा हूं, अगर हाँ एक जेन्युइन रीजन से मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है लोगों के लिए तो मैं करना चाहूँ। बट यहाँ पर फोकस है घोष उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि आप इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट मत करिए। जब आप उनको ये बता सके कि ये पॉलिसी से कुछ नहीं होने वाला है, आपकी इमेज जो है उस पर सब कुछ होने वाला है, ये हम आंसर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस पे भी नजर डालते हैं, अगर कुछ बेटर मिला तो ठीक है, नहीं तो इसे हम आंसर मार्क करेंगे। वार्न चैटर्जी दैट ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट विल टर्न अगेंस्ट हिम एंड डिस्पाइट हिज क्लीन इमेज ही मे बी हेटेड बाय द इंडस्ट्री। एक तरह से ये थ्रेट हो गया है।
और अगर वो क्लीन इमेज के पर्सन हैं तो इस थ्रेट से उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। ये गलती मिस्टर घोष नहीं करेंगे। अपील टू चैटर्जी सिंपैथी citing the potential loss his business will suffer if the policy were to be implemented, कि अगर आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट की तो मुझे बड़ा नुकसान होगा, आप प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, ये एक दोस्त को कन्विंस करने का एक तरीका हो सकता है, बट अगेन हमें एक चीज पर बार बार फोकस करना होगा कि उनकी फ्रेंड की इमेज क्या है, क्लीन है। तो वो अपनी उस इमेज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज ग्रीन पॉलिसी को प्रमोट करने से उनकी इमेज और अच्छी ही होगी, तो वो प्रोबेबली इससे एग्री नहीं करेंगे। Threaten Chatterjee that he should not take his loyalty for granted as Bhaumik has invited him to join his party. Again एक तरह से थ्रेट हो गया कि मैंने आपकी मदद की, अगर आप मेरी लॉयल्टी को ग्रांटेड मत लीजिए, मैं तो नहीं तो भौमिक ने मुझे बुलाया, मैं उनके साथ ज्वाइन कर लूंगा, फ्यूचर में आपके लिए थ्रेट होगा। ये सही तरीका नहीं होगा। आप उनके दोस्त भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो आपको एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाए और उनकी इमेज पर भी कोई असर ना हो। और मे बी इन फ्यूचर आप ही कर सकते हैं कि हाँ एक बार उसको होल्ड पे रख दिया जाए, उन्हें नहीं कहा जाए कि उसको डिले करें, पर ये जानते हुए कि उनके मन में ग्रीन पॉलिसी का प्लान है, फटाफट अपने जो फैक्ट्री प्रेमिसेस हैं उसको वो ग्रीन बनाने की कोशिश करें, जिससे अगर ग्रीन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो भी जाती है तो उसका असर उन पर नहीं आएगा। फिफ्थ ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट, देयर आर 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। निक्की, मनोज एंड बेनिता आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ टॉप रैंक बी स्कूल. They joined ABC Corporation a year ago. ABC is known for its performance-oriented culture. This is the first time the organization recruited from a top-ranked B school. They are part of a 5-member team with 2 others from lower-ranked B schools. Nikki, Manoj, and Benita draw 40% higher salaries than other team members. Advantage इन्हें मिला है। This team reports to Amelia Ganeshmurthy, a senior executive. तो इनके बॉस कौन है? अमेलिया गणेशमूर्ति। क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। अमेलिया इज डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ निक्की, मनोज एंड बेनिता। इशू है परफॉर्मेंस का, ये खुश नहीं, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर के लिए जानी जाती है। शी केम टू नो दैट एबीसी वाज नॉट देयर फर्स्ट चॉइस and they had spent the first 10 months applying to other organizations. Which 10 months we are talking about? उन्होंने a year ago ABC को ज्वाइन किया था, तो शुरू के 10 महीने तो वो दूसरी जो कंपनीज है उनमें अप्लाई कर रहे थे। However, they have now started liking ABC. अब उन्हें ABC पसंद आ रही है and promised to do their best henceforth. तो जो उनका इनिशियल ओपिनियन था उसमें वो बहुत खुश नहीं थे ABC के साथ, तो चाहते थे अपनी कंपनी बदलना, पर अब कंपनी पसंद आ रही है और वो चाहते हैं कि वो अच्छा काम करें, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो काम करेंगे। अमेलिया हैज टू रेट देयर एनुअल परफॉर्मेंस एंड डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर. शी हैज द फॉलोइंग चॉइसेस. क्वेश्चन को पहले बार पढ़ लें, उसके बाद में हम इन चॉइसेस पे जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रैंक द अबव चॉइसेस इन द ऑर्डर ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू लीस्ट अप्रोप्रिएट. अब एक बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि उन्होंने शुरू के 10 महीने वो ऑर्गेनाइजेशन को पसंद भी नहीं कर रहे थे, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड है. लेकिन हाँ, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम फ्यूचर में अच्छा काम करेंगे. उनके पोटेंशियल पे कोई इशू नहीं है, इट्स ओनली कि उनका कमिटमेंट पूरा नहीं था शुरुआत में कंपनी के साथ. फायर देम फ्रॉम एबीसी फॉर इनसिंसियरिटी एंड सेव द ऑर्गेनाइजेशंस टाइम. एक दूसरा चांस उनको देना बनता है, क्योंकि जब आपने उनको रिक्रूट किया है एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, तो आपने आर्बिट्रली किसी को सिलेक्ट नहीं किया है, आपने उनकी क्वालिटी देख के ही उन्हें सिलेक्ट किया है. उन्हें आप 40% हायर पेमेंट भी दे रहे हैं. अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और आपको उनका रीजन भी पता है, और अब ये भी पता है कि वो काम करने के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, प्रॉमिस भी किया है, तो उनको सेकंड चांस तो हमें देना चाहिए. इसे हम अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है. ये इनफैक्ट आपने अभी तक जो पैसा खर्च किया उसको वेस्ट कर दिया है, और आपको पूरा प्रोसेस वापस शुरू करना होगा. तो जहां जहां 1 है उसे हम एक बार कंसिडर नहीं करेंगे. गिव देम एवरेज रेटिंग्स with a year to prove their worth and fire them from ABC if they fail to show significant process. बिल्कुल ठीक बात है, आपको एवरेज रेटिंग देंगे, और अगर आपने विद इन ईयर परफॉर्म नहीं किया तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे. दैट मीन्स आपने चांस मांगा है, हम आपको दे रहे हैं, पर रेटिंग हम आपको एवरेज दे रहे हैं. Impose a pay cut of 15% since they have not delivered on the promise, but give them relatively high rating. हाई रेटिंग क्यों देनी है? अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है और आप उन्हें हाई रेटिंग देंगे तो ये अनएथिकल भी होगा,
और ये गलत भी होगा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप अपना रोल फिर ढंग से नहीं करेंगे तो ये हमारे आंसर में हम इंक्लूड नहीं करना चाहेंगे शुरुआत में। गिव देम रिलेटिवली पुअर रेटिंग्स with 1 year time to improve and fire them from ABC if they fail to show significant process, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर सेकंड एंड फोर्थ में हम कंपेयर करेंगे तो पहले फोर्थ को लिखेंगे, क्योंकि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट टू लीस्ट अप्रोप्रिएट जाना है। उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो एवरेज रेटिंग बाद में आएगी, सबसे पहले हम क्या देंगे, पुअर रेटिंग। पुअर रेटिंग के बाद फिर थोड़ा सा ईज करते हुए एवरेज रेटिंग, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो हम थोड़ा और डिफरेंट रेटिंग की तरफ मूव करेंगे। बट 4 डेफिनेटली 2 से पहले आना चाहिए। गिव देम हाई रेटिंग्स एंड गिव देम अ सेकंड चांस टू प्रूव देयर, यहां सेकंड चांस देने की बात हो रही है, तो ठीक है एक बार सेकंड चांस हम देंगे, लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना होगा कि हाई रेटिंग शुड बी द लास्ट ऑर्डर जो हमको उनको फॉलो करना है। तो अगर हम 4, 2 और 5 इन 3 सेंटेंसेस पे जाते हैं इसी ऑर्डर में, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 5 to 3 उनको हाई रेटिंग देना, ये तो समझदारी नहीं होगी, जबकि उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है। तो शुरुआत में पुअर रेटिंग पर फोकस करें, फिर मे बी हम एवरेज रेटिंग पर फोकस करें, और मे बी हाई रेटिंग पर फोकस करें, पर उन्हें हम चांस दें, लेकिन ये लीस्ट अप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा फोर्थ। सो देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्रूटिंग निक्की, मनोज एंड बेनिता was part of a larger initiative to make the organization attractive to prospective employees. Prospective employees को attract करने का जो organization का प्लान है उसका ये एक तरह से पार्ट कह सकते हैं। Recently, Amelia's boss informally told her that the trio's perception of the organization might influence future recruitment from top B schools. तो हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं उन ट्रायो का परसेप्शन जो है of the organization. However, the trio had already expressed their unhappiness about the organization to Amelia. Organization के लिए वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, मतलब उनका परसेप्शन नेगेटिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इस परसेप्शन के बेस पे ही वो फ्यूचर में टॉप 20 स्कूल से लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं। She suspected that her promotion due next year might depend on the trio. तो एक डाउट और है कि उनका जो प्रमोशन है वो इस पर डिपेंड करेगा। Which of the following is the best way for Amelia to deal with this situation? Henceforward, she should be lenient with the trio. हम अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर है। अगर हमने ये कल्चर डेवलप कर दी कि वो आपको पसंद भी नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म भी नहीं करेंगे, और फिर भी आप उनको प्रमोट करते रहें, ये तो समझदारी नहीं होगी। मैं इसे अनएथिकल भी मानूंगा और ये कहूंगा कि वो अपने रोल को ढंग से पूरा नहीं कर रही है। She should promise the trio an early promotion if they can help her recruit good talent from top B schools. तो आपने अगेन एक चीज का पार्ट देखा कि मुझे टॉप बी स्कूल से लोगों को रिक्रूट करना है, तो अगर आप मुझे अच्छा टैलेंट रिक्रूट करने के लिए हेल्प करो तो मैं आपको अर्ली प्रमोशन दूं। दिस इज अगेन अनएथिकल, क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, उन्हें प्रमोशन देना है, इट शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस उनमें से एक होगी। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट अपने फायदे के लिए लेना ठीक नहीं होगा। हम इस ऑप्शन को अपना आंसर मार्क नहीं करेंगे। Henceforth, she should occasionally invite the trio for dinner and informal outings. Why? अपना कुछ फायदा देखने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए उनको बुला के उनके गुड बुक्स में आने के लिए नहीं, ये भी सही डिसीजन नहीं होगा। She should tell her boss that it is unfair to link her promotion to the trio's behavior. आप उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर है, या आपकी जिम्मेदारी है कि वो काम अच्छा करें, या आपकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए आपका जो बिहेवियर है या जो आपकी अप्रोच है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो, या आपकी जिम्मेदारी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी इमेज आप उन तक कम्युनिकेट कर सकें। तो डेफिनेटली इसको भी हम अपना आंसर मार्क नहीं करेंगे। शी शुड कन्वे द ट्रायोज अनहैप्पीनेस टू हर बॉस। यस, ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बॉस है उन्होंने इनफॉर्मली क्या बताया है कि ये एक लार्जर इनिशिएटिव जो है उसका प्लान, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं उससे हमें जो टॉप 20 स्कूल से उनसे रिक्रूट करने में मदद मिलेगी। तो हमें अपने बॉस को ये बताना होगा कि आप जो प्लान कर रहे हैं उसके बारे में पहले रियलिटी चेक कर लें, इनका परसेप्शन क्या है, ये अनहैप्पी है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड देन मे बी आप एक प्लान वर्कआउट कर सकते हैं अपने सीनियर के साथ मिलके, जिससे कि जो लार्जर इनिशिएटिव हमने सोचा है, जो प्लान हमने किया है वो भी फुलफिल हो जाए, और जो रियल सिचुएशन है उससे भी हम सामना कर सकें। तो डेफिनेटली फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्कीज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इज डिसअपॉइंटिंग। निक्की की परफॉर्मेंस तो डिसअपॉइंटिंग है,
Though she is considered a very helpful person outside the workplace, helping her teammates and others in the organization with their personal needs, for example, finding a place to rent, a good place to get homely food, etc. ऑर्गेनाइजेशन अलग तरह से काम करती है, आपका पर्सनल बिहेवियर एक अलग तरह से। आप इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है जॉब पर वो डिसअपॉइंटिंग है। और स्पेशली उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जानी जाती है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कल्चर, ये एक नेगेटिव चीज होगी अगर हम निक्कीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। ऑन द अदर हैंड, मनोज एंड बेनिता आर परफॉर्मिंग वेल इन देयर रेस्पेक्टिव जॉब्स एंड आर परसीव्ड बाय देयर टीममेट्स एज इंपॉर्टेंट टू द टीम। टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा कर भी रहे हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग आउटसाइड द वर्क प्लेस। ये उनका पर्सनल ओपिनियन है। ऑर्गेनाइजेशन को इससे मतलब नहीं है कि आप लोगों की बाहर जाके मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जिस काम के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन ने रखा गया है, क्या वो अच्छा कर रहे हैं, क्या आप टीम का पार्ट हैं, क्या टीम आपके वर्क को कंसीडर करती है, क्या आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेलिया हैज टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द ट्राइब। शी हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शंस पढ़ने से पहले क्वेश्चन पे नजर डाल लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव ऑप्शंस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो दो जने तो परफॉर्म कर रहे हैं, एक जना परफॉर्म नहीं कर रहा। जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो बाहर लोगों की काफी मदद करता है, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बाहर की चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इन्फॉर्म द हायर अथॉरिटीज अबाउट निक्कीज पुअर परफॉर्मेंस एंड आस्क देम टू टेक अ कॉल। आप उनके सीनियर हैं और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके लिए आप अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व करें और उन्हें बताएं कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है पर बाहर ही बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से ये आंसर में शामिल नहीं करना चाहूंगा मैं। फर्स्ट ऑप्शन को मैं रिजेक्ट कर सकता हूं। सेंड निक्की फॉर अ 1 month ट्रेनिंग ईयर मार्क फॉर टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉय। क्या वो टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है? वो तो परफॉर्म कर ही नहीं है, डिसअपॉइंटिंग है, तो ये हमारा एक्शन नहीं होगा। तो सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को हम हाथ से हटा सकते हैं। सर्व निक्की एन अल्टीमेटम टू इंप्रूव विद इन द नेक्स्ट 6 months और गेट फायर्ड। यस, आप ये बिल्कुल उनको कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप अगले 6 महीने में से इंप्रूव करें, नहीं तो तैयार रह जाएं कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। इवन दो दे परफॉर्म्ड वेल, गिव मनोज एंड बेनिता एवरेज रेटिंग्स बिकॉज ऑफ देयर डिसइंटरेस्ट इन हेल्पिंग आउटसाइड वर्कप्लेस। बाहर लोगों की वर्क मदद नहीं कर रहे हैं, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है और इसके लिए एवरेज रेटिंग क्यों दी जाएगी उन्हें? उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उन्हें अच्छी रेटिंग दी जानी चाहिए। इसे भी हम रिजेक्ट कर देंगे। सो फोर्थ ऑप्शन भी हमारे हाथ से चला गया है। फिफ्थ ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार फिफ्थ चॉइस को भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। गिव मनोज एंड बेनिता हाई रेटिंग्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करे, उन्हें अच्छी रेटिंग दे, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उन्हें एक तरह से अल्टीमेटम दे कि या तो इंप्रूव करिए वरना जाने के लिए तैयार हो जाइए। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट, देयर आर 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सेट। Recently, a private food testing agency reported the presence of a harmful chemical in crunchy chips, a product of a fast-moving consumer goods giant. The report sparked a nationwide out. Now, सबसे पहले हमें समझना है कि रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। एक प्राइवेट फूड टेस्टिंग एजेंसी, और उन्होंने कहा है कि एक हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट है इन क्रंची चिप्स में। जो कौन बना रही है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का जायंट जो कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, वो ये बता रही है। नेशन वाइड आउटक्राई। फर्स्ट क्वेश्चन, राजन शेखावत द सीईओ ऑफ द कंपनी feared this incident might affect the company's image among consumers. Rajan had the following options. Options पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल लें। Which of the following would be the most appropriate order of options for Rajan starting from the image? Now, किसी एक प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी ने आप पर एक ब्लेम लगाया, तो सबसे पहला जनरल इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा कि आप केवल उसकी रिपोर्ट पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि वो जो प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी है क्या उनका कोई हिडन एजेंडा है या नहीं है, क्या उनकी रिपोर्ट जेन्युइन है या नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा हमें एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी के पास जाना होगा जो रेप्यूटेड हो, और उनसे कहना होगा कि आप हमारी रिसर्च के बारे में यहाँ पे थोड़ा पता कीजिए, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, और जो क्लेम ये टेस्टिंग एजेंसी कर रही है क्या वो वैलिड है या नहीं है। क्योंकि जब तक आपके पास में एक सही इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक किसी के ब्लेम पर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपको फर्स्ट, apologizing publicly for this inconvenience and immediately withdrawing the products from all stores। अगर आपने ये कह लिया तो इसका मतलब है आप उस ब्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे प्रोडक्ट में कमियां हैं। इससे तो कंपनी की इमेज बहुत खराब हो सकती है। आपको एज अ सीईओ खुद को भी नहीं मालूम कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। आपको पहले उसका जो सही रीजन है या अगर ऐसा हुआ है तो पता करना होगा। तो हम कहेंगे फर्स्ट,
मोस्ट इमीडिएट एक्शन हम इसको नहीं लिखेंगे। कम्युनिकेट द करेक्ट फाइंडिंग्स टू द पब्लिक। करेक्ट फाइंडिंग ऑफ व्हाट, पहले ये पता तो करें। हायर अ रेप्यूटेड इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी टू वेरीफाई द क्लेम्स ऑफ द रिपोर्ट। ये डेफिनेटली हमारा फर्स्ट स्टेप होगा आगे कोई भी एक्शन लेने से पहले। फर्स्ट स्टेप में 3 यहां पर है और यहां पर है। एस्टेब्लिश इंटरनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट रिपीटेशन ऑफ सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। ये तो बाद का काम होगा एक्शन लेने का। गिव हायर इंसेंटिव टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स फॉर सेलिंग द कंपनी ब्रांड्स। आपके प्रोडक्ट में अगर कमी है और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं, इसका मतलब है आप गलत काम कर रहे हैं। ये जानते हुए भी कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसे बेचने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए आप जो रिटेलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको पैसा दे रहे हैं कि आप तो प्रोडक्ट बेचिए। तो सबसे बढ़िया होगा हम क्या करें, एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी को हायर करें। फिर इसकी जो रिपोर्ट आई है उसे जो करेक्ट फाइंडिंग है ना, वर्ड यूज किया गया है द करेक्ट फाइंडिंग्स। इसका मतलब है जो कंपनी जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है, हो सकता है उनकी फाइंडिंग करेक्ट ना हो, तो जो भी करेक्ट फाइंडिंग होगी उसे आप पब्लिक डोमेन में लेके आए। क्योंकि आउटक्राई हुआ है, लोग थोड़ा सा डर गए हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी इमेज, आपकी गुडविल सब कुछ दांव पे लगी हुई है। तो 3 के बाद 2 एक सही ऑर्डर होगा, वो हमें यहां नजर आ रहा है। एंड 4th, ये इंश्योर करना कि इस तरह का कोई भी इंसिडेंस फ्यूचर में ना हो, आप उसके लिए करेक्टिव एक्शन लें, आपके प्रोडक्ट की एक रेगुलर रिपोर्टिंग होती रहे, उनकी टेस्टिंग होती रहे, इंडिपेंडेंट एजेंसीज उस पर वर्क करे, सो दैट आप समय समय पे लोगों को ये बता सकें कि हाँ आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश राउतरे, a shopkeeper in a remote village, was surprised to read in the newspaper his only source of information about harmful chemicals in crunchy chips. He had stocked a large quantity of crunchy chips for the forthcoming festive season. He also realized that people in his village are completely unaware of this controversy. He had the following options. Now एक वर्ड यहां यूज किया गया है कंट्रोवर्सी। इसका मतलब है ये ट्रू नहीं है, ट्रू हो भी सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता है। उसने न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा है और वही इकलौता सोर्स है कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर हार्मफुल केमिकल है ना। अगर ये कोई किसी तरह का कोई कोर्ट का डिसीजन होता, कोई एक्शन हुआ होता, तब तो ये फॉर श्योर होता कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट के अंदर हार्मफुल केमिकल है। ये कंट्रोवर्सी है, दैट मींस अभी इसका ट्रूथ पता होना। He had the following options. पढ़ने से पहले एक बार हम जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर नजर डालें। If arranged from ethical to unethical, which of the following is definitely to the wrong order? तो सबसे पहले हमें एथिकल से अनएथिकल अरेंज करना है, जो भी हमारे पास में ऑप्शंस हैं। और रॉन्ग ऑर्डर मतलब कहीं पर भी वो ऑर्डर ब्रेक हो रहा हो। दैट मीन्स हम सबसे पहले मोस्ट एथिकल, फिर थोड़ा कम एथिकल, फिर और कम एथिकल, फिर मे बी अनएथिकल, उस ऑर्डर में चलना चाहेंगे। अगर कहीं भी ये ऑर्डर ब्रेक हो गया तो यस हमारा वो आंसर होगा। फर्स्ट, सेल द एंटायर स्टॉक एट ए डिस्काउंट बिफोर द न्यूज स्प्रेड्स। जानकारी लोगों तक फैले उसके पहले आप इसको क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए। क्या ये अनएथिकल है? हाँ, ये जानते हुए भी कि कुछ गड़बड़ है, आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम कहेंगे ये अनएथिकल है और ऑन अ हायर स्केल हम इसको रखना चाहेंगे। डिस्ट्रॉय द एंटायर स्टॉक एंड एडवाइज कस्टमर्स नॉट टू बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अदर शॉप्स एज वेल। ये एक एथिकल हो सकता है कि भाई आपको पता चला प्रोडक्ट में कुछ खराबी है, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और कस्टमर को भी बोला कि आप किसी और दुकान से भी ये प्रोडक्ट ना खरीदें। पर उसमें फिर एक दिक्कत होगी कि उस केस में हो सकता है ये प्रोडक्ट सही हो, आप अपना भी नुकसान करेंगे और जो नियर बाय शॉपकीपर्स हैं उनका भी आप नुकसान करेंगे। तो ये भी हम इसको थोड़ा सा मानेंगे कि ये सही एक्शन तो हम नहीं कहेंगे, ये एथिकल कैटेगरी में हम इसे प्लेस नहीं करेंगे। डोनेट द एंटायर स्टॉक ऑफ क्रंची चिप्स टू अ लोकल ऑर्फनेज। मतलब आपको पता है कि केमिकल है और आप जाके लोकल ऑर्फनेज के अंदर आप इसको स्टॉक जो है उसको आप क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने प्रॉफिट नहीं कमाया पर लोगों की जिंदगी के साथ तो आपने खिलवाड़ किया है, ये अनएथिकल माना जाएगा। इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट द कंट्रोवर्सी बट अंडरस्टेट इट्स सीरियसनेस। ये भी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अनएथिकल तो है बट क्या ये बहुत बड़ा अनएथिकल पार्ट कहेंगे कि लोगों को आपने बता दिया कि भाई ये कंट्रोवर्सी चल रही है लेकिन उसको एक हल्के लेवल पे बोल दिया जाए। अनएथिकल है बट अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा, लेट्स से फर्स्ट से सेल द एंटायर स्टॉक एट डिस्काउंट बिफोर द न्यू स्प्रेड, या कंपेयर करना चाहूंगा डोनेट द एंटायर स्टॉक, उनके मुकाबले हम इसको कहेंगे कि कम अनएथिकल है, ये दोनों ज्यादा अनएथिकल है। नेक्स्ट,
इग्नोर द न्यूज एंड सेल द स्टॉक एट द फोर्थकमिंग फेस्टिव सीजन एज प्लान्ड, अगेन अनएथिकल है, जानते हुए भी कि गड़बड़ हो सकती है, केमिकल हो सकता है, आप बेच रहे हैं। एक्सप्लोर द वेरासिटी ऑफ द रिपोर्ट एंड देन टेक डिसीजन, ये तो मोस्ट एथिकल एक्शन होगा, सबसे पहले पता करें कि ये रिपोर्ट सही भी है या गलत है। तो अगर हम मोस्ट एथिकल टू अनएथिकल के उस पर मूव करेंगे तो सबसे पहले 6 आना चाहिए, तो 6 यहां आ रहा है, ये भी एथिकल है, ये भी एथिकल है। इन बाकी सबको जो है ये अनएथिकल का ऑर्डर चल रहा है, हमें पहले एथिकल टू अनएथिकल की तरफ मूव करना। 6 के बाद 5, ये क्या हुआ है कि आप इग्नोर कर दीजिए न्यूज को और सेल कर दीजिए स्टॉक को, तो एथिकल से आप मूव कर गए अनएथिकल। और 1 क्या कह रहा है कि सारा का सारा स्टॉक जो है वो डिस्काउंट पर बेच दीजिए, न्यूज फैले उसके पहले, ये भी अनएथिकल है। और हम कहेंगे दोनों इक्वली अनएथिकल है। यहां ऑर्डर हमें देखना है, एथिकल टू अनएथिकल जाते समय ऑर्डर गड़बड़ हो जाए। ऑर्डर गड़बड़ होने का मतलब क्या हुआ कि मे बी पहले हमने एथिकल लिखा, फिर उसके बाद में मोर अनएथिकल लिखा और फिर लेस अनएथिकल लिखा, तो ऑर्डर गड़बड़ हो गया है। हमें उस चीज को ध्यान रखना होगा। ये कह रहा है 6 एथिकल लिखा, फर्स्ट क्या कह रहा है सेल द एंटायर स्टॉक, यानी ये हाईली अनएथिकल है, अपने फायदे के लिए आपने स्टॉक सेल कर दिया। और 4 कह रहा है कस्टमर को इंफॉर्म कर दीजिए कंट्रोवर्सी के बारे में पर उसकी सीरियसनेस को अंडरस्टेट करिए ना। अनएथिकल ये भी है, अनएथिकल ये भी है, पर ये इसके मुकाबले कम अनएथिकल है। तो ऑर्डर में हमें 4 को पहले लिखना होगा और 1 को बाद में लिखना होगा, तब हम कहेंगे एथिकल टू अनएथिकल का ये हमारा ऑर्डर है। यहां ये ऑर्डर ब्रेक हो गया है, देयरफॉर सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। व्हाई नॉट थर्ड ऑप्शन? 4 जो कि कम अनएथिकल है उसको हमने पहले लिखा, 5 और 1 जो दोनों ही अनएथिकल है, इक्वली अनएथिकल है, उनको हमने बाद में लिखा, तो कहीं भी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। 2, 4, 3, 2 कह रहा है डिस्ट्रॉय कर दीजिए, 4 कह रहा है कस्टमर को इन्फॉर्म कर दीजिए और 3 कह रहा है डोनेट कर दीजिए। तो ये एक एथिकल डिसीजन हम कहेंगे। 4 अनएथिकल है बट कम अनएथिकल है और 3 ज्यादा अनएथिकल है, यानी ऑर्डर अभी भी मेंटेन हुआ है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। 2, 4, 1, 2 क्या कह रहा है डिस्ट्रॉय कर दीजिए, काइंड ऑफ एथिकल हम इसको कह सकते हैं, नुकसान तो हो रहा है पर एथिकल हम कह सकते हैं। 4 क्या कह रहा है इन्फॉर्म कर दीजिए पर अंडरस्टेट, यानी अनएथिकल बट एट ए लोअर लेवल। 1 unethical but at a higher level, so the order is being maintained from most ethical to most unethical, so ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिपेंडेंट एंड ट्रस्टवर्दी कॉन्फिडेंट ऑफ Rajan Shekhawat, the CEO of the company, informed him that one of their main competitors had bribed the food testing agency to manipulate the report. किसने बताया है? एक भरोसेमंद साथी ने। किसके? सीईओ के। क्या बताया है कि जो आपका मेन कॉम्पिटिटर है ना, उसने उसको ब्राइब किया है उस टेस्टिंग एजेंसी को इस रिपोर्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल बेस्ट हेल्प क्रंची चिप्स टू बाउंस बैक? नंबर 1, प्रोक्लेम ओवर द मीडिया दैट देयर प्रोडक्ट्स इज कंप्लीटली सेफ। किस ग्राउंड पे आप कहेंगे कंप्लीटली सेफ है और क्या लोग बाग इसको मानेंगे? आपको वो ग्राउंड लेके आना होगा, तब जाके लोग इसको मानेंगे। ये हमारा आंसर नहीं होगा। Secretly hire a food testing agency to ascertain the quality of the competitor's product. इशू ये नहीं कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, उनका प्रोडक्ट खराब है इसलिए हमारा भी खराब है, ये लॉजिक सही नहीं होगा। आप पे चार्ज हुआ है, आपको अपने आप को चार्ज से फ्री करना होगा, तभी आप बाउंस बैक कर पाएंगे। ये आंसर नहीं होगा। हायर अनदर फूड टेस्टिंग एजेंसी टू टेस्ट एंड कम्युनिकेट द आउटकम अप टू द कंज्यूमर्स। डेफिनेटली यस, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि किसी ने ब्लेम किया है, किसी प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी ने। आप एक रेप्यूटेड इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर कीजिए ताकि लोगों को ये लगे कि आपने जिन्हें हायर किया है वो इंडिपेंडेंट है, कंपनी का कोई इन्फ्लुएंस उस पर नहीं है, उनकी अपनी एक बहुत जबरदस्त रेपुटेशन है और वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर वो आपको क्लीन चिट देते हैं देन आपके पास क्लीन चिट है। फाइल अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर फॉर देयर अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द कॉन्स्पिरेसी। डू यू हैव अ फैक्ट हियर? किसी ने कहा, क्या उसके बेस पे आप डिफेमेशन का केस कर सकते हैं? क्या वो कंपनी कहेगी कि आप अपना फैक्ट लाके दिखाइए, आपके पास कोई सबूत है वो लाके दिखाइए, वो आपके पास नहीं है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। फाइल अ डिफेमेशन केस अगेंस्ट द फूड टेस्टिंग एजेंसी, अगेन बिकॉज हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। किसी ने बताया है, किसी के पास जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी आ गई है, लेकिन केवल उसके बेस पे हम डिफेमेशन केस फाइल नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें दूसरे के अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल नहीं करना है, हमें अपने आप को क्लीन चिट देनी है। और वो देने का एक ही तरीका है, जब कोई थर्ड पार्टी जिसकी खुद की रेपुटेशन अच्छी हो, वो अगर हमें हमारी प्रोडक्ट की जांच करके और क्लीन चिट दे तो ही फायदा मिलेगा। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट, देयर आर 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सेट। पुरुषोत्तम भटनागर ओन एंड ऑपरेट्स अ स्वीट शॉप, Puru and Sons. He is about 60 years old.
and is eager to hand over the business to his sons Ratan and Pramod. He, however, fears that his sons, fresh from college, may not understand the tricks of the trade. Purushottam sends a batch of sweets to the police station across the street every day. Ratan construed it as a bribe and wanted to stop this practice. Which of the following arguments, if true, would best convince Ratan not to give up this practice? उनके मन में क्या डाउट है? वो कह रहे हैं कि ये जो आप स्वीट भेज रहे हैं एक तरह से ये रिश्वत है और इसको वो गलत मानते हैं। तो अगर हमें उन्हें कन्विंस करना है तो हमें बताना होगा कि ये रिश्वत नहीं। इन द लास्ट 3 years 3 attempts to burgle Puru and Sons were effectively foiled by the police. क्योंकि 3 अटेम्प्ट को पुलिस ने फॉइल किया इसलिए हम उनको मिठाई भेज रहे हैं। हो सकता है वो उसको इस ढंग से ट्रीट करें तो वो इसे अभी भी क्या मानेंगे? ब्राइब। ये सही तरीका नहीं होगा। Each policeman receives only 2 pieces of sweet too small to be considered a bribe. ब्राइब होती है चाहे छोटी क्वांटिटी में हो या बड़ी क्वांटिटी में हो, ये उन्हें कन्विंस नहीं कर पाएगा। द पुलिस इन रिटर्न सेंट 2 policemen in Mufti to mingle with the customers during rush hours to prevent pickpockets. इनफैक्ट इस स्टेटमेंट से तो ये कंफर्म हो गया कि हम उन्हें ब्राइब दे रहे हैं अपना काम करने के लिए। एवरी डे पुरुषोत्तम ऑल्सो सेंड्स अ बैच ऑफ स्वीट्स टू द स्कूल नेक्स्ट टू द स्टेशन, एन ऑर्फनेज नियर बाई एंड द टेम्पल एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ये हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही मिठाई नहीं भेजी जा रही है, ये मिठाई स्कूल में भी भेजी जा रही है, ऑर्फनेज में भी भेजी जा रही है, टेम्पल में भी भेजी जा रही है। तो इसको हम ब्राइब नहीं कह सकते क्योंकि स्कूल से तो कोई हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं कि वहां से हमें कुछ फायदा मिलेगा या ऑर्फनेज से हमें कुछ फायदा मिलेगा। तो हाँ, ये स्टेटमेंट उनके बेटे को कन्विंस कर सकता है कि ये जनरल प्रैक्टिस है, ब्राइब नहीं है। पुरुषोत्तम्स कॉम्पिटिटर उत्तम पुरुष who runs a sweet shop in the same street and his neighbor महापुरुष who runs a samosa stall both do similar things every day. अगर दूसरे भी गलत काम कर रहे हैं, ये कह के आप अपने गलत काम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर वो भी ब्राइब दे रहे हैं, इस वजह से आप भी ब्राइब दे रहे हैं तो है तो ब्राइब ही। तो इस बात से भी वो कन्विंस नहीं होंगे। 4th ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषोत्तम्स eldest son discovered that the shop repackaged sweets that were close to expiry and sold them at a discount under different names. तो यहाँ पर इश्यू क्या है? स्वीट्स that were close to expiry उनको रीपैकेज कर रहे हैं और सेल करते हैं डिस्काउंट अंडर डिफरेंट नेम्स। These sweets usually get sold very fast. प्राइस कम है तो फटाफट बिक जाती है। But his son was concerned about the possible consequences of this practice. जब हम बात करें possible consequences तो मतलब क्या है? क्योंकि स्वीट्स एक्सपायर होने वाली है, आप उन्हें डिस्काउंट करके बेच रहे हैं, तो क्या ये जो स्वीट्स हैं ये सेफ है कंज्यूम करने के लिए? ये एक मन में डाउट है और इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान भी है। पुरुषोत्तम वॉज थिंकिंग ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स टू कन्विंस हिज सन। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। विच कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बिलो इज मोस्ट लाइकली टू कन्विंस हिज सन? फर्स्ट, दीज स्वीट्स आर कंज्यूम्ड द सेम डे एंड देयरफॉर देयर इज नो कॉज फॉर वरी। जिस दिन इसको हमने बेचा है उसी दिन वो कंज्यूम हो रही है, इसलिए एक्सपायरी वाला केस कभी बनेगा ही नहीं। डेफिनेटली यस, ये हम इसको कंसीडर कर सकते हैं उनको कन्विंस करने के लिए कि ये जिनको हम मिठाई बेच रहे हैं वो तुरंत इसको कंज्यूम कर लेते हैं एक्सपायरी से वेल बिफोर, तो इसलिए कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। रिड्यूस प्राइसेस गिव इनफ इंडिकेशन अबाउट द स्वीट्स टू द कस्टमर्स। ये जरूरी नहीं है, आपने डिस्काउंट दिया तो जरूरी नहीं कि हर कस्टमर ये माने कि प्रोडक्ट खराब हो रहा है इसलिए डिस्काउंट दिया गया है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देयरफॉर इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। These products are preferred by those who cannot afford full price and in a way this is a service done to them. तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने का अधिकार नहीं है? आप खराब क्वालिटी उनको क्यों बेच रहे हैं? तो ये तो लॉजिक सही नहीं होगा, तो इससे भी वो कन्विंस नहीं होंगे। हम फर्स्ट ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। In the past 30 years, not a single person has reported ill because of consumption of these sweets. पास्ट रिकॉर्ड बताया, हम पिछले 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज तक एक भी ऐसा केस नहीं आया जिससे लगे कि लोग इस मिठाई को खा के बीमार हो रहे हैं। तो यस, ये उन्हें कन्विंस कर सकता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और दूसरा लोग इसको जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन कंज्यूम कर लेते हैं, तो रिस्क बिल्कुल खत्म हो गई। एक्सपायरी से वेल बिफोर वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। रीपैकिंग एंड सेलिंग स्वीट्स इज अ कॉमन प्रैक्टिस। कॉमन प्रैक्टिस होने से गलत चीज सही नहीं हो जाती, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 5th ऑप्शन को भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। 2nd ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषोत्तम्स यंगर सन प्रमोद डिस्कवर्ड दैट 10% ऑफ देयर कस्टमर्स whom Purushottam called privileged customers purchased sweets at prices fixed 10 years ago
विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द करंट प्राइसेस। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको पुरुषोत्तम प्रिविलेज कस्टमर कहते हैं और उनको उस प्राइस पर प्रोडक्ट बेचा जा रहा है जो 10 साल पहले फिक्स की गई थी, जो कि आज के मुकाबले काफी कम है। पुरुषोत्तम टोल्ड हिम दीज 10% आर माई कोर एंड लॉयल कस्टमर्स। ये डिस्काउंट जो उनको दिया जा रहा है ये इनकी लॉयल्टी के लिए दिया जा रहा है कि ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विद होम आई हैव पर्सनल कनेक्ट एंड देयरफॉर दे डिजर्व दिस प्रिविलेज। तो प्रिविलेज देने की जो मेन वजह है वो क्या है? दे आर कोर एंड लॉयल कस्टमर्स। प्रमोद रिफ्यूटेड हिज फादर्स आर्ग्यूमेंट साइटिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा नहीं, आप लॉयल कस्टमर कह रहे हैं, लॉयल है या नहीं पहले एक बार ये भी तो हम देखें। Which of the following combination of the above will most likely convince Purushottam to charge market price to 1. These customers are from the top 20% of the income bracket of the city. ये सबसे रईस लोगों में से एक है। इशू है लॉयल्टी का। रईस हैं, गरीब हैं, ये उनके फादर ने नहीं कहा कि ये लॉयल है, ये मेरी यही शॉप से ही मिठाइयां खरीदते हैं। सो देयरफॉर ये पुरुषोत्तम को कन्विंस नहीं कर पाएगा, तो हम इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। These customers frequently purchase from other sweet shops at market prices. आप तो इनको डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ये कह के तो मेरे लॉयल कस्टमर्स हैं, लेकिन ये दूसरी दुकानों से मार्केट प्राइस पर भी माल खरीदते हैं। ये आपके लॉयल भी नहीं है और पैसा उनको तो हाई दे रहे हैं, आपको नुकसान ही हो रहा है। ये बात पुरुषोत्तम को कन्विंस कर सकती है। तो जहां जहां 2 है हम उन्हें कंसिडर करेंगे। यहां पर नन ऑफ देम रिकॉग्नाइजेस एंड ग्रीट्स पुरुषोत्तम एट द शॉप और एट एनीवेयर एल्स। इशू ग्रीटिंग करने का नहीं, इशू लॉयल्टी का है, तो इसीलिए ये भी पुरुषोत्तम को कन्विंस नहीं कर पाएगा। हम इस ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। नन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट एट प्रमोद्स मैरिज। प्रमोद के मैरिज में वो आए हैं या नहीं आए हैं, इससे उनकी लॉयल्टी का कोई लेना देना नहीं है। 4th जहां पर लिखा हुआ है उसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसे भी रिजेक्ट कर सकते हैं और इसे भी रिजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार लास्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। These customers actually buy sweets at Puru and Sons for others not part of the core and loyal customer group. ये आपके लॉयल नहीं है, दूसरों के लिए भी मिठाई आपके यहाँ पे आते हैं, खरीदते हैं, क्योंकि आप उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर दे रहे हैं, लेकिन ये खुद के लिए नहीं खरीद रहे हैं, ये किसी और के लिए खरीद रहे हैं। लॉयल कस्टमर्स इस तरह की चीजें नहीं करता है। सो देयरफॉर 3rd ऑप्शन जो कह रहा है कि 2 and 5 इंफॉर्मेशन कन्विंस कर देगी पुरुषोत्तम को कि सबके लिए मार्केट प्राइस अब लगा दी जाए। यस, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सेट, देयर आर 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सेट। 6 people working at the Bengaluru office of Simsys are planning to buy flats at a real estate project at Whitefield. Their preferences are listed below. Persons के नाम, designation, first, second, third preferences given हैं। Persons को हम उनके नाम के फर्स्ट लेटर्स B, P, K, S, Y और L से रिप्रेजेंट करेंगे। They have identified 7 real estate projects with following facilities available. Marked with टिक। वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? MNOPQRS। फैसिलिटीज क्या है वो यहां पर लिखी हुई है। टिक अगर वो फैसिलिटी है और अगर वो फैसिलिटी नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ा गया है। अ पर्सन इज सेटिस्फाइड इफ अ प्रोजेक्ट मीट्स ऑल 3 प्रेफरेंसेस। एक भी प्रेफरेंस मीट नहीं हुई तो वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कौन सेटिस्फाई होगा किस प्रोजेक्ट से और कौन सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं मिस्टर भाटिया की, एक तो उनको ग्राउंड फ्लोर फ्लैट चाहिए, यहां पर नहीं है तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पर ग्राउंड फ्लोर फ्लैट नहीं है, तो जहां जहां नहीं है वहां तो वो ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड हो चुके हैं। उनकी सेकंड रिक्वायरमेंट है प्राइस विद इन 50 लाख रुपीस, 50 लाख से कम होनी चाहिए। यहां पर प्राइस 45 से 50 लाख के बीच में है, मतलब हो सकता है कि उनको अपनी रिक्वायरमेंट यहां फुलफिल हो जाए। यहां प्राइस 25 टू 40 लाख रुपीस है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी कंडीशन यहां तक तो सेटिस्फाई हो गई है। शॉपिंग मॉल विद इन 15 किलोमीटर होना चाहिए। शॉपिंग मॉल 25 किलोमीटर से ज्यादा है, ये वाला प्रोजेक्ट भी हाथ से चला गया है। शॉपिंग मॉल मोर देन 10 किलोमीटर, ना मोर देन 10 किलोमीटर में तो 11 भी आता है, 12 भी आता है। दैट मीन्स हम एक बार इसे कंसीडर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन की डिस्टेंस विद इन 15 किलोमीटर हो। नेक्स्ट अब हम फोकस कर रहे हैं मिस्टर पटेल। इनकी रिक्वायरमेंट एक तो डिस्टेंस ऑफिस 10 किलोमीटर से कम होना चाहिए, तो सबसे पहले हम वहां पर फोकस करते हैं। लेस देन 5, लेस देन 10, मोर देन 20, तो मिस्टर पटेल यहां पर सेटिस्फाई नहीं होंगे। मोर देन 15 यहां पर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, बाकी जगह पर होंगे। सेकेंड रिक्वायरमेंट रिक्रिएशन क्लब, जहां नहीं है वहां पर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। बाकी बचे हुए ऑप्शंस में रिक्रिएशन क्लब यहां है, तो इनकी 2 ही रिक्वायरमेंट है, दोनों फुलफिल हो गई है, तो हम कहेंगे मिस्टर पटेल इस प्रोजेक्ट से सेटिस्फाई होंगे।
यहाँ रिक्रिएशन क्लब नहीं है तो नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पे ऑलरेडी वो सेटिस्फाई नहीं है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। रिक्रिएशन क्लब है तो सेटिस्फाई, रिक्रिएशन क्लब नहीं है तो नॉट सेटिस्फाइड, रिक्रिएशन क्लब है तो सेटिस्फाई। तो मिस्टर पटेल प्रोजेक्ट एम, प्रोजेक्ट क्यू और प्रोजेक्ट एस से सेटिस्फाई होंगे। नेक्स्ट फोकस करते हैं मिस्टर खान पर। क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्रिएशन क्लब, मॉर्निंग वॉक के लिए प्लेस और कार पार्किंग। तो पहले फोकस करते हैं रिक्रिएशन क्लब। रिक्रिएशन क्लब यहां नहीं है तो मिस्टर खान इंटरेस्टेड नहीं होंगे, यहां पर भी नहीं होंगे, यहां पर और यहां। 4 प्रोजेक्ट्स में तो इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी एक प्रेफरेंस मीट नहीं हो रही है। व्हाट अबाउट प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक? अगर हम यहां पर देखते हैं तो प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक यहां है, यहां है, यहां है, यहां सब जगह है, सिर्फ इसमें प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक नहीं है, तो ये भी मिस्टर खान को पसंद नहीं आएगा। एक और रिक्वायरमेंट है कार पार्किंग। अब बचे हुए जो प्रोजेक्ट उनमें कार पार्किंग यहां पर है तो मिस्टर खान यहां पर सेटिस्फाई होंगे, इनकी तीनों प्रेफरेंसेस मीट आउट हो रही है, इसे देखने की जरूरत नहीं है। यहां अगर हम देखते हैं तो कार पार्किंग फैसिलिटी यहां अवेलेबल नहीं है, ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड। कार पार्किंग है पर किसी और रीजन से वो सेटिस्फाई नहीं है, किसी और रीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो मिस्टर खान सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होंगे और वो है प्रोजेक्ट एम। नेक्स्ट फोकस करते हैं मिस्टर सिंह पर। क्या रिक्वायरमेंट है? शॉपिंग मॉल विद इन 15 किलोमीटर, प्राइस लेस देन 30 lakhs, प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक। चलिए शुरुआत करते हैं शॉपिंग मॉल विद इन 15 किलोमीटर। शॉपिंग मॉल विद इन 15 किलोमीटर काम का है, ये काम का नहीं है, तो मिस्टर सिंह यहां से बाहर हो गए हैं। विद इन 15 किलोमीटर दैट मीन्स ये सारे काम के हैं, लास्ट वाला हाथ से चला गया है क्योंकि यहां पर शॉपिंग मॉल मोर देन 20 किलोमीटर है। मोर देन 10 किलोमीटर में तो 15 किलोमीटर की पॉसिबिलिटी भी है कि उसके विद इन कोई वैल्यू हमें मिल सकती है। और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? प्राइस 30 लाख से कम होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट इनके हाथ से चला गया है, ये तो ऑलरेडी जा चुका है। यहां पर प्राइस ठीक है, इनको मिल रही है, यहां पर प्राइस ठीक नहीं है, ये हाथ से चला गया है। प्राइस ये भी काम का नहीं है इनके। 25 to 40 लाख, तो ये प्राइस रेंज काम की हो सकती है अगर प्रोजेक्ट 30 लाख के विद इन आ जाए। 20 to 30 लाख ये तो ऑलरेडी हम रिजेक्ट कर चुके। एक और रिक्वायरमेंट है इनकी प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक। प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक यहां पर नहीं है, इसको हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। तो अब हम कहेंगे बाकी जो प्रोजेक्ट्स बचे हैं, जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, ये मिस्टर सिंह को पसंद आएगा, और एक ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो मिस्टर सिंह को पसंद आएगा। यहां बस ध्यान क्या रखना है कि इनकी जो प्राइस है ना वो विद इन 30 लाख होनी चाहिए। यहाँ 25 to 40 लाख के प्रोजेक्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट फोकस करेंगे मिस्टर यादव। क्या रिक्वायरमेंट है इनकी? प्राइस 50 लाख से कम और ऑफिस का डिस्टेंस 10 किलोमीटर से कम। पहले प्राइस पे फोकस करते हैं। 60 to 80 लाख ये इनके काम का नहीं है। 45 to 50 लाख लेस देन 50 चाहिए, दैट मीन्स ये इनके काम का हो सकता है। 20 to 25 लाख ये काम का है। 65 to 80 लाख ये काम का नहीं है, ये काम का है, ये काम का है और ये काम का है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्टेंस देखना है 10 किलोमीटर से कम। ना यहां पर ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर से कम है, तो मिस्टर यादव को ये प्रोजेक्ट पसंद होना चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पर एन के बारे में तो यस ये इन्हें पसंद होगा। नेक्स्ट क्या हुआ है? यहाँ पर डिस्टेंस टू ऑफिस मोर देन 20 किलोमीटर है, मिस्टर यादव को पसंद नहीं आएगा, ये तो ऑलरेडी वो रिजेक्ट कर चुके हैं। यस ये इन्हें पसंद आएगा, तो मिस्टर यादव हम यहाँ लिख सकते हैं। लेस देन 10 किलोमीटर है, मिस्टर यादव हम यहाँ लिख सकते हैं। लेस देन 5 किलोमीटर है, मिस्टर यादव हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मिस्टर यादव को एन, क्यू, आर और एस ये प्रोजेक्ट्स उनके काम के होंगे जिससे वो कहेंगे दे आर सेटिस्फाइड। अब हम फोकस करेंगे मिस्टर लिंगडो पर। क्या रिक्वायरमेंट है? सिर्फ एक है, रिक्रिएशन क्लब चाहिए। रिक्रिएशन क्लब यहां पर है तो वो सेटिस्फाई है, यहां पर रिक्रिएशन क्लब नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहां पर वो सेटिस्फाई नहीं है। तो मिस्टर लिंगडो यहां सेटिस्फाई नहीं है, यहां पर सेटिस्फाई नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर वो सेटिस्फाई होंगे, यहां पर नहीं होंगे, यहां पर वो सेटिस्फाई होंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट्स वेयर नन ऑफ द 6 पर्सन्स विल बी सेटिस्फाइड। केवल एक प्रोजेक्ट पी ही ऐसा है जिसमें कोई भी पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट्स वेयर एटलीस्ट 3 ऑफ द पर्सन्स विल बी सेटिस्फाइड। प्रोजेक्ट एम यस, प्रोजेक्ट क्यू, प्रोजेक्ट आर और प्रोजेक्ट एस। आर में अगर हम बी और एस पर नजर डालते हैं, मिस्टर भाटिया पर और मिस्टर सिंह पर, तो उनकी एक बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। ऑप्शंस अगर हम देखें,
M ओनली, ये रिजेक्ट हो गया है। S ओनली, Q एंड R ओनली, नो। M, Q एंड S ओनली। नाउ वी कैन सी M, Q एंड S कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। M, Q एंड R ओनली, ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर हम इस केस को डाउटफुल मानेंगे तब तो हम फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर मार्क करेंगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से दोनों ही आंसर्स ठीक होने चाहिए, या फिर इसको हम रिजेक्ट कर दें क्योंकि यहां पर शब्द क्या इस्तेमाल किया गया है, ओनली शब्द का। सो देयरफॉर या तो हम अपना आंसर फोर्थ ऑप्शन मार्क करेंगे इसको डाउटफुल मानते हुए, या फिर हम ये कहेंगे दोनों आंसर सही है, या फिर इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केटिंग मैनेजर्स ऑफ ऑल द 6 प्रोजेक्ट्स हैव अग्रीड टू ऐड अ रिक्रिएशन क्लब एंड अ कार पार्किंग फैसिलिटी टू द प्रोजेक्ट्स। नाउ रिक्रिएशन क्लब जहां नहीं है वहां भी अब आने वाला है, और कार पार्किंग फैसिलिटी जहां नहीं है वहां भी होने वाला। तो अगर कोई पर्सन है जिनकी रिक्वायरमेंट ये है तो अब वो फुलफिल हो चुकी है। इन दिस चेंज्ड सिनेरियो आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स वेयर एट मोस्ट 2 ऑफ द पर्संस विल नॉट बी सेटिस्फाइड। एट मोस्ट 2 विल नॉट बी सेटिस्फाइड, इसका मतलब है मिनिमम 4 विल बी सेटिस्फाइड। नाउ अब हमें सबसे पहले फोकस सिर्फ उन्हीं पर्संस पे करना होगा जिनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्रिएशन क्लब और कार पार्किंग। नाउ रिक्रिएशन क्लब की अगर हम बात करते हैं तो वो यहां पर है। रिक्रिएशन क्लब एक हमें यहां चाहिए, कार पार्किंग हमें यहां चाहिए नाउ, और रिक्रिएशन क्लब हमें एक यहां पर चाहिए। तो वो कौन से 3 पर्संस हैं? मिस्टर पटेल, मिस्टर खान और मिस्टर लिंक। हम इन 3 पर्संस पर फोकस करेंगे ना। हम इनकी रिक्रिएशन क्लब और कार पार्किंग की अब हमें चिंता नहीं करनी क्योंकि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। हमें फोकस करना होगा ऑन अदर्स। ना मिस्टर लिंगडो जो है उनकी रिक्रिएशन क्लब ही इकलौती रिक्वायरमेंट थी, तो अब वो सब प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, सेटिस्फाइड होंगे। तो हम यहां पर मिस्टर लिंगडो का नाम हर एक प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं जहां जहां पर उनका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं है। व्हाट अबाउट मिस्टर पटेल? रिक्रिएशन क्लब की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई। व्हाट अबाउट डिस्टेंस टू ऑफिस लेस देन 10 किलोमीटर? तो हम किस पर फोकस करेंगे? जहां वो पहले सेटिस्फाइड नहीं थे पर अब हो गए हैं, बिकॉज रिक्रिएशन क्लब और कार पार्किंग आ गई। लेस देन 10 किलोमीटर डेफिनेटली यस, मिस्टर पटेल को यहां लिख दीजिए। अभी भी यहां पर मिस्टर पटेल नहीं आएंगे। मोर देन 20 है, मोर देन 15 है। लेस देन 2 मिस्टर पटेल ऑलरेडी यहां पर हैं। लेस देन 10 किलोमीटर मिस्टर पटेल यहां भी आ गए हैं। लेस देन 5 किलोमीटर मिस्टर पटेल ऑलरेडी यहां पर है। अब हम फोकस करेंगे मिस्टर खान पर। रिक्रिएशन क्लब कार पार्किंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, सिर्फ प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक हमें देख। मिस्टर खान यहां पर देखने की जरूरत नहीं है। मिस्टर खान ये रहे, यहां पर अगर हम चेक करें उनकी एक रिक्वायरमेंट है प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक। प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक यहां पर उन्हें मिल रहा है, तो हम यहां पर मिस्टर खान का नाम लिखेंगे। प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक यहां पर ऑलरेडी है, हम उनका नाम यहां भी लिखेंगे। प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक यहां भी मिस्टर खान का नाम लिखेंगे। प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक यहां भी मिस्टर खान का नाम लिखेंगे। प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक यहां भी हम मिस्टर खान का नाम लिखेंगे। एंड प्लेस फॉर मॉर्निंग वॉक यहां पर नहीं है, मिस्टर खान का नाम हम यहां पर नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें पता करना है मिनिमम 4 लोग सेटिस्फाई होने चाहिए। प्रोजेक्ट कौन सा है? एक तो है प्रोजेक्ट एन, प्रोजेक्ट क्यू और प्रोजेक्ट आर। हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेट, देयर आर 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। गीता गवड़े कैन कल्टिवेट अप टू 6 क्रॉप्स अ ईयर। Crop A and B are ready for harvest in 2 months. C and D in 3 months. E and F in 4 months. Crop A can be cultivated from January to June. Crop B can be cultivated from April to September. C can be cultivated from May to December. D as well as E can be cultivated from August to December. And crop F from November to May. If Geeta plants a change of crop, the soil should be left fallow for 1 month. However, if the same crop is sown, no fallow time is needed. Sowing takes place only at the beginning of a month. Geeta can only harvest a maximum of 1000 units of any crop at any point in time. The production cost per unit incurred at the time of sowing and price per unit of crop are as follows. यहाँ पर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट गिवन है, प्राइस पर यूनिट गिवन है। इन दोनों का डिफरेंस हम ये कह सकते हैं पर यूनिट जो प्रॉफिट होने वाला है वो है। For Geeta, soil preparation does not incur any cost. If a crop is abandoned before the scheduled harvesting, she gets no money. Geeta is preparing a cropping schedule to maximize her annual profits. Profit यहाँ डिफाइन हो रहा है प्राइस माइनस कॉस्ट। She plans to replicate the schedule in the coming years. तो ऐसा प्लान हमें बनाना होगा जिसको वो रेप्लिकेट कर सके आने वाले सालों में। तो एक काम करते हैं, जो भी जानकारी हमें दी गई है
इससे पहले हम एक टेबुलर फॉर्म में अगर अरेंज कर सकें तो आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नाउ टेबल यहाँ पर हमने बना ली है। यहाँ पर हमने लिखा है क्रॉप ए बी सी डी ई एफ, ये रेस्पेक्टिव मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्रॉप ए और बी रेडी है फॉर हार्वेस्ट इन 2 मंथ्स, तो ए और बी के सामने हमने 2 मंथ्स लिखा है, सी डी के सामने हमने 3 मंथ्स, ई एफ के सामने हमने लिखा है 4 मंथ्स। नाउ यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है पर यूनिट वो इन दोनों का डिफरेंस है, तो ए का वो है 40 यूनिट्स हमने यहाँ लिखा है, बी का 50, सी का 45, 60 है डी का, ई का है 60 और एफ का भी है 40। तो यहाँ पर प्रॉफिट पर यूनिट हमने लिख दिया है। यहाँ एक और जानकारी दी गई है कि क्रॉप ए जनवरी से जून तक ही हम कल्टीवेट कर सकते हैं, तो हमने जनवरी से जून तक को हाईलाइट कर दिया है। क्रॉप बी को अप्रैल से सितंबर, सो अप्रैल से सितंबर। क्रॉप सी मई टू दिसंबर, तो हमने मई टू दिसंबर कर दिया है हाईलाइट। क्रॉप डी एंड ई अगस्त टू दिसंबर, तो डी और ई हमने अगस्त टू दिसंबर लिख दिया है। एंड क्रॉप एफ के बारे में है नवंबर टू मई, तो नवंबर दिसंबर से लेके मई तक हमने यहाँ पर लिख दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द आइडियल शेड्यूल। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा, हमें अपने एनुअल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, और दूसरा हम जो भी प्लान बनाएंगे उसको एज इट इज हम रेप्लिकेट करेंगे जो कमिंग ईयर्स है उनमें। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर हमने दिसंबर में कोई पर्टिकुलर क्रॉप यहाँ पर सपोज प्लान की है कल्टीवेट करने की, तो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर जनवरी, अगर सेम क्रॉप हम प्लान करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट क्रॉप हम प्लान करेंगे तो फिर जनवरी को हमें ब्लैंक रखना होगा, क्योंकि 1 मंथ रिक्वायर्ड है किसके लिए, फैलो के लिए। तो ये 2 चीजों को हमें ध्यान रखना होगा कि एक तो रेप्लिकेट करना है, तो स्पेसिफिकली हमें टारगेट करना होगा हमेशा लास्ट मंथ। अब मैक्सिमाइज कैसे करें प्रॉफिट को, एक बड़ी सिंपल सी अप्रोच है। पर मंथ अगर हम प्रॉफिट देखें तो मैक्सिमम कहाँ आ रहा, यहां पर आ रहा है 20, यहां 25, 15, 20, 15, 10। तो हमारी कोशिश होगी कि हम सबसे पहले इस पर फोकस करें। यहां पर हमें पर मंथ अगर हम देखें तो 25 मिल रहा है, यहां पर मंथ 20 मिल रहा है, और यहां भी पर मंथ कितना मिल रहा है, 20। ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस होगी। थर्ड प्रेफरेंस में हम सी और ई पर, और फोर्थ प्रेफरेंस में हम किस पर जाएंगे, एफ पर। तो सबसे पहले हम क्या करें, अगर हम फोकस करें ए पर, तो क्या हम ए को जनवरी और फरवरी यहां कल्टीवेट कर सकते हैं। फिर 1 महीने का हमने ये फैलो पीरियड दे दिया है। और अब हम आ जाते हैं बी पर, तो यहां पर बी अप्रैल में एक बार तो यहां हो गया है, और जून और जुलाई एक बार यहां हो गया है। फिर हमने क्या किया कि अगर हम यहां पे कंटिन्यू करते हैं तो हमें आगे वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 महीनों में हमें सिर्फ 50 यूएसडी पर यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम डी को इंक्लूड कर लें तो 60 यूएसडी का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर बी को हम एक्सटेंड करें तो फिर आगे हम और कोई भी जो क्रॉप है उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 3 महीने तो चाहिए ही चाहिए सी, डी और ई में। तो अब हम बी पर फोकस नहीं करेंगे, रादर हम क्या करेंगे, यहां पर 1 महीने का ब्रेक देंगे और फिर हम लेटेस्ट से डी पर फोकस करेंगे। नाउ डी पर फोकस करते ही क्या हुआ, एक तो 3 मंथ्स में ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस, दिसंबर हमारा फ्री हो गया। तो हमें पर यूनिट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कितना हो रहा है, यहां हो रहा है $40 यूएसडी हो रहा है पर यूनिट। तो 1000 से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, पर यूनिट का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लीजिए। तो यहां 2 महीने में अगर हम सिर्फ एक ही यूनिट वहां पर लगा रहे हैं तो हमें 40 यूएसडी का प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट अबाउट हियर, 50 यहां पर और 50 यहां पर, तो टोटल 100 यूएसडी पर यूनिट का प्रॉफिट यहां हो रहा है। बीच में 1 महीना हमें फैलो के लिए छोड़ना होगा। यहां फिर हमने 1 महीना फैलो के लिए छोड़ा, और फिर यहां पर 3 महीने में हमें 60 यूएसडी का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम सिंगल यूनिट यहां पर बात करते हैं तो 12 मंथ्स में 200 यूएसडी हो रहा है पर यूनिट पर। नाउ यहां पर लास्ट के मंथ में हमने कोई भी क्रॉप यहां पर नहीं अगर उसको प्लान किया तो उससे एक फायदा हुआ, अगले ईयर में हम एज इट इज ये साइकिल रिपीट कर सकते हैं। दिसंबर के बाद 1 महीने का हमने क्या किया फैलो, अब क्रॉप डी से हम कहां शिफ्ट होना चाहते हैं, क्रॉप ए पर। सो वी कैन डू दैट बिकॉज अब हमारे पास में 1 महीने का गैप भी मिल चुका है। इसके अलावा हम कोई भी कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो हमें ये वैल्यू किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए, जनवरी एंड फरवरी में हमें यूज करना होगा ए, फिर ब्रेक अप्रैल मई जून जुलाई क्रॉप बी, फिर ब्रेक, और फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर क्रॉप डी। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। कल्टीवेट क्रॉप बी इन अगस्त और सितंबर, नहीं, वहां पर हम करेंगे तो फिर दिक्कत होगा कि हम बाद में डी और ई को किसी को भी हम यहां पर कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया है।
कल्टीवेट क्रॉप बी फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, बी को हम अगस्त सितंबर में कल्टीवेट नहीं करना चाहेंगे, करते ही फिर हम यहां पर केवल मैक्सिमम 50 यूएसडी पर यूनिट ही अर्न कर सकते हैं, जबकि 60 का हमारे पास ऑप्शन है। डू नॉट कल्टीवेट एनी क्रॉप इन अगस्त बट कल्टीवेट क्रॉप डी इन सितंबर। अगस्त में हम कोई भी क्रॉप कल्टीवेट ना करें, ठीक है, पर सितंबर में क्रॉप डी को करें, बिल्कुल ठीक है, यही हमारा प्लान है। कल्टीवेट क्रॉप डी और क्रॉप इन अगस्त और सितंबर। क्रॉप ई तो हम जाएंगे नहीं, एक तो 4 महीने लग रहे हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरा, पर मंथ अगर हम अर्निंग की बात करते हैं पर क्रॉप पर यूनिट, तो वो बहुत कम हो रहा है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। डू नॉट कल्टीवेट एनी क्रॉप इन अगस्त बट कल्टीवेट क्रॉप डी और क्रॉप ई इन सितंबर। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सितंबर में हम करते हैं यहां पर, तो हमें यहां पर 4 महीने में इस ईयर का तो 60 यूएसडी हमें मिल जाएगा। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? हम अगर वापस ए पर जाना चाहेंगे, बिकॉज क्लियरली मेंशन कहा है वो रेप्लिकेट करना चाहती है। अगर नेक्स्ट ईयर हम वापस जाना चाहेंगे तो जनवरी में हम क्रॉप ए को कल्टीवेट नहीं कर सकते, हमें 1 महीने का फैलो पीरियड यहां पर चाहिए होगा। सो देयरफॉर फिफ्थ ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स वुड मैक्सिमाइज हर एनुअल प्रॉफिट व्हाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। अब 2 चीजों पे हमें ध्यान रखना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, साथ में रेप्लिकेट भी करना है। इफ गीता डिसाइड्स नॉट टू रिपीट अ क्रॉप इन अ कैलेंडर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्रॉप बी को हमने अप्रैल मई और जून जुलाई यानी एक कैलेंडर ईयर में रिपीट किया। अब एक और रेस्ट्रिक्शन हो गया है, आपको रिपीट नहीं करना है, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए ना। अगर हम अपने इनिशियल प्लान के साथ मूव करें जो है ए बी डी का, तो क्या होगा, ए फर्स्ट 2 मंथ्स फैलो, फिर बी नेक्स्ट 2 मंथ्स। अब यहां पर 2 महीने हम फ्री कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर हम डी लेते हैं तो यस नेक्स्ट 3 मंथ्स, और 2 मंथ्स में ये फ्री हो गया है। पर यूनिट कितना यूएसडी प्रॉफिट हो रहा है, 40 एंड 50 90 एंड 60, ये हो गया है 150। अगर हम ए बी डी प्लान के साथ मूव करते हैं, यहां पर ए बी ई का भी एक ऑप्शन लिखा हुआ है, तो अगर हम ए बी और ई पर जाते हैं, ई में 4 मंथ्स लगेंगे, तो मे बी हम अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 4 महीने हम यूज कर लें, तो 1 महीने का फैलो मिल जाएगा और साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो यहां पर भी हमें 150 यूएसडी मिलेगा पर यूनिट प्रॉफिट। लेकिन साथ में क्योंकि हमें कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना है, अगर हम क्रॉप डी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ए और बी तो दोनों में कॉमन है, क्रॉप डी में पर यूनिट कॉस्ट है 15 यूएसडी, जबकि क्रॉप ई में पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 5 यूएसडी। तो अब हम ए बी डी की जगह क्या प्रेफर करेंगे, ए बी ई। तो ये ऑप्शन अब हमारे हाथ से चला जाएगा, हम सिर्फ यहां पर फोकस करेंगे। बाकी ऑप्शंस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारा प्रॉफिट 150 यूनिट आ रहा है या नहीं आ रहा है इन 3 केसेस में। सो एक बार कोशिश करते हैं बीडीएफ पर। नाउ यहां पर पहले हम एफ ले लें, तो 4 मंथ्स हमें चाहिए होगा, तो ये हो गया है एक हमारे पास में। फिर हम चेंज करके लेट से वी गो फॉर बी, तो एक फैलो के लिए चाहिए मंथ, और फिर बी के लिए हम यहां पर चले जाएं 2 महीने के लिए, फिर हम एक ब्रेक दे दें, और फिर हम डी पर चले जाएं फॉर 3 मंथ्स 1 2 एंड 3। तो डेफिनेटली यहां पर नेक्स्ट ईयर एक तो हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट प्रॉफिट, 50 एंड 60 110 एंड 40, ये हो गया है 150। तो प्रॉफिट तो अभी भी हमें सेम मिल रहा है। व्हाट अबाउट द कॉस्ट, अगर हम ए बी और ई पर जा रहे हैं तो कॉस्ट हो रही है 20 एंड 5 25 एंड 5 30, जबकि बीडीएफ पर कॉस्ट क्या हो रही है 5 एंड 15 20 और 35 55। ये कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। क्या हम बी डी ई एंड एफ को ले सकते हैं जिससे कि प्रॉफिट शायद और मैक्सिमाइज हो जाए? यहां दिक्कत यह है कि बी के लिए 2 महीने चाहिए कल्टीवेशन के लिए, डी के लिए 3 मंथ्स, ई के लिए 4 मंथ्स और एफ के लिए 4 मंथ्स। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हो गया है 13 मंथ्स। हमारे पास सिर्फ 12 मंथ्स हैं, और अगर क्योंकि हम क्रॉप चेंज करेंगे तो बीच में हमें फैलो के लिए 1-1 महीने का गैप भी देना होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्या फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है? हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट पहले 150 यूएसडी पर यूनिट होना चाहिए। यहां पर सी में मिल रहा है 45 60 एंड 40, ये 145 यूएसडी होगा। हमें 150 ऑलरेडी मिल रहा है, तो हम इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली अब हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्रॉप्स ए बी एंड ई।